हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। जल्दी से सब लोग आ जाइए, क्लास स्टार्ट करते हैं अपना। और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। चलिए, सब लोग आ चुके हैं, क्लास शुरुआत करें। आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है आप सभी को? चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और टोटल आप देखिएगा कि लगभग 500 से ऊपर प्लस प्लस हो जाएगा प्रश्न, तो ध्यानपूर्वक देखना है। और ज्यादा यहाँ पर लिखने वाला काम नहीं है, बस आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ फैक्ट है, उसे रिवीजन करते चलना है और आपको पढ़ाई करते चलना है। ठीक, तब सभी लोग चलिए स्टार्ट करते हैं और कोई बात नहीं है। ठीक, हाँ चलिए पहले क्वेश्चन आपके सामने है, लगाते हैं कि गौतम बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है। ये गौतम बुद्ध वही हैं जिन्हें हम महात्मा बुद्ध कहते हैं, इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, एशिया के प्रकाश पुंज कहते हैं। एक मिनट, हाँ, इन्हें एशिया के प्रकाश पुंज कहते हैं। और मुख्य कारण जो है दुख का वो है तृष्णा। तृष्णा मतलब क्या है? चाहत। चाहत, इच्छा जिसे कहा जाता है, इसे इच्छा भी कहा जाता है, चाहत भी कहा जाता है। और आपको पता है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये आपको लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल का तराई वाला क्षेत्र है। और ये हुआ था आपका कब, आपसे क्वेश्चन पूछता है तो 563 बीसी में। 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी नेपाल वाला क्षेत्र है, ठीक ना। कपिलवस्तु भी देता है आपको, जगह का नाम है। और इनका जो देहांत हुआ था, महापरिनिर्वाण हुआ था, वो हुआ था 483 बीसी में। टोटल 80 साल तक ये अपना जिंदा रहे थे। और कुशीनगर, यूपी के कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, चलिए ठीक है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन तो हो गया, अब डायरेक्ट क्वेश्चन तो ये हो गया। उसके बाद आप देखिएगा कि चलिए अब देखिएगा इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर आपको लिखा हुआ है उसे मैं समझाते चल रहा हूं। जैसे महापरिनिर्वाण मतलब होता है देहांत, यानी कि जब निर्वाण कहा जाता है जब इनको ज्ञान की प्राप्ति था, तो वो तो बोध गया में हुआ था। और महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर, यूपी में पड़ता है। ये जगह कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है। और कब हुआ था? 483 बीसी में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। त्रिपिटक, त्रिपिटक किस धर्म ग्रंथ है? तो बौद्ध का धर्म ग्रंथ है। इसमें 3 पिटक, पिटक माने टोकरी होता है। पिटक माने क्या होता है? टोकरी होता है, इसे भी याद रखिएगा। पिटक माने क्या होता है? टोकरी होता है, टोकरी। ठीक, अगर चलते हैं विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। आपको पता है कि जो सूत पिटक लिखा गया था ये आनंद द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? आनंद। आपसे क्वेश्चन पूछता है, आनंद ने सूत पिटक लिखा था, विनय पिटक लिखा था उपाली ने, उपाली हो जाएंगे विनय पिटक। और अभिधम पिटक जो लिखे थे मोगली पुस्तिस ने लिखा था, मोगली पुस्तिस ने। आप देखिएगा 30 जो हो जाएगा, ये आपको अभिधम पिटक लिखे थे। तो इस तरीके से आप देखा जाए तो ये तीनों बुक के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता है। और तीनों, विनय पिटक में क्या बताया गया है सबसे क्वेश्चन पहले पूछेगा, सूत पिटक में क्या है, अभिधम पिटक में क्या है, ठीक ना। तो विनय पिटक जो है इसमें आपको क्या बताया गया है? विनय पिटक में जो भी आपका उपदेश है, जो आपको उपदेश दे रखे हैं वो सब बताया गया है। क्या है? उपदेश है, उपदेश यानी महात्मा बुद्ध का उपदेश। और जो नियम है यानी कि सूत पिटक में, एक मिनट यहां पर देखिएगा, आपको विनय पिटक में आपको नियम आपको नहीं बताए गए हैं, आपको सूत पिटक में आपको उपदेश बताए गए, उपदेश, उपदेश बताए गए सूत पिटक में। विनय पिटक में आपको बताया गया यहां का नियम, यानी कि जो बौद्ध धर्म, बौद्ध भिक्षु होंगे उनके नियम होगा। और अभिधम पिटक में आपको फिलोसफी आपको बताया गया है, फिलोसफी के बारे में बताया गया है। ठीक, इसे भी याद रखिएगा। चलिए, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुओं के लिए आपको जो विनय पिटक है और सूत पिटक में आपको जो बताया गया है ये उपदेश है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं यहां पर बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर। लुम्बिनी में क्या हुआ था? इनको, इनका जन्म हुआ था, लाइट ऑफ एशिया का जन्म हुआ था, यानी कि महात्मा बुद्ध का।
बोध गया में इनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। सारनाथ में क्या हुआ था, सबसे पहला उपदेश दिए थे जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और कुशीनगर में इनका क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण। निर्वाण पूछे तो बोध गया में हुआ था जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इनके देहांत के बाद आपको कुशीनगर में कहा जाता है महापरिनिर्वाण। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म का रूप था, तो ये सबसे अधिक उत्तर भारत में अगर देखा जाए, यानी साउथ इंडिया देखा, उत्तर भारत देखा जाए, नॉर्थ में देखा जाए, तो भारत में उत्तर भारत में आपको कौन सा, तो महायान सखा। और महायान सखा जो मानता था ये भगवान को भगवान के रूप में मानता था। किस रूप में, भगवान के रूप में महात्मा बुद्ध को मानता था। और इनके मूर्ति पूजा का प्रचलन जो है महायान सखा में आपको देखने को मिलता है, हीनयान सखा में नहीं देखने को मिलता है। चौथी बौद्ध संगति जो हुआ था कनिष्क के शासन काल में हुआ था, और उस समय दो सखाएं बन गई थी, महायान सखा जो कि उत्तरी भारत में प्रचलित है, और आपको हीनयान सखा जो दक्षिणी भारत में प्रचलित है। दोनों चीज है। चलिए आगे चलते हैं। बौद्ध का वह अंग कौन सा है जिसमें बुद्ध के उपदेश का संग्रह है, यानी बुद्ध के उपदेश दिया गया है। तो यहां पर आपको देखिए, यहां पर मैं अच्छे से आपको समझा दे रहा हूं। तो बुद्ध के उपदेश जो दिए गए हैं, यानी कि जो सब लोगों को उपदेश दिया जाएगा, वो किस में आपको संग्रहित किया गया है ये आपको बताना है। तो सूत पिटक, और सूत पिटक के रचयिता कौन हो जाएंगे, सूत पिटक आपसे क्वेश्चन पूछता है तो ये हो जाएंगे आनंद। सबसे प्रिय शिष्य। विनय पिटक के क्या हो जाएंगे, उपाली हो जाएंगे। और इसमें क्या दिया है, विनय पिटक में नियम दिया है, यानी कि संघ के नियम दिया है। क्या दिया है, संघ के नियम दिया गया है। और अभिधम पिटक जो हो जाएंगे मुगली पुष्टिस्थ हो जाएंगे। और इसमें जो है फिलोसफी दिया है, मनोविज्ञान फिलोसफी आप कह सकते हो। ये सब दर्शन शास्त्र के बारे में बताया गया है अभिधम पिटक में, ठीक ना। जातक क्या है, जातक कथाएं है, यानी पूर्व जन्म की कथाएं हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि पूर्व जन्म की कथाएं कहां पर देखने को मिलता है, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कहानियां, तो आपको जातक कथाएं में देखने को मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सूत पिटक हो जाएगा। आराम से लगाओ, आगे बढ़ जाओ। चले, बुद्ध के माता का क्या नाम था, बुद्ध के माता 7वें दिन इनके जन्म का देहांत हो जाता है, इनके नाम था महामाया देवी, ठीक ना। बुद्ध के पत्नी का क्या नाम था, यशोधरा नाम था, इसे भी याद रखिएगा। बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था, राहुल नाम था। और इनके मौसी जो थी प्रजापति गौतमी, जो कि महिला पहली दीक्षित होने वाले में से भी हुए हैं, और साथ में इनका लालन पोषण भी की थी गौतमी। मौसी जो थी आपको गौतमी का नाम आपको देता है गौतमी, ठीक ना। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक, प्रजापति गौतमी हो जाएंगे। और यह भी आपको याद होना चाहिए कि ये सबसे पहले बौद्ध धर्म में महिला हो जाएंगे जिन्हें दीक्षित किया गया था महात्मा बुद्ध द्वारा। बुद्ध को संबोधित उपनाम क्या है, तो इनको शाक्य मुनि कहा जाता है, इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। लाइट ऑफ एशिया भी किसे कहा जाता है, ये आप महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य क्या है। अष्टांगिक मार्ग मतलब कि 8 मार्ग, 8 मार्ग होता है। अष्टांगिक मार्ग मतलब होता है 8 मार्ग, ठीक। तो ये किसके लिए आपको होता है, ये होता है निर्वाण प्राप्त करने के लिए, महापरिनिर्वाण या निर्वाण। जिसे निर्वाण मतलब ज्ञान प्राप्ति, मोक्ष हो जाता है, यहां से आप देखिएगा। तो ये आपको निर्वाण प्राप्ति, आपको महात्मा बुद्ध का निर्वाण कहां मिला था, तो मिला था गया में। तपस्या 6 साल किए थे महात्मा बुद्ध, जो है 29 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग कर दिए थे। और आप देखिएगा 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इसे भी आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म का प्रसार, बौद्ध धर्म के प्रसार किस किस शासक के समय हुआ है, अशोक के समय में हुआ है, सबसे ज्यादा प्रसार अशोक और कनिष्क के समय में हुआ है। और बाकी बौद्ध भिक्षु जो है वो भी इनका प्रसार करते हैं, यानी ये सभी राजाओं का नाम दे सकता है। बुद्ध का मूल नाम क्या था, इनका सिद्धार्थ गौतम नाम था। क्या नाम था, सिद्धार्थ गौतम इनका मूल नाम था। बचपन का नाम आपको हो सकता है। बुद्ध के कुल नाम क्या था, शाक्य कहा जाता है, कुल का नाम शाक्य हो जाएगा, इसलिए शाक्य मुनि भी इन्हें कहा जाता है, इसलिए शाक्य मुनि भी कहा जाता है। बुद्ध के पिता का क्या नाम था, सुधोधन नाम था। बुद्ध के पिता के क्या नाम था, सुधोधन नाम था। प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी जो लालन पालन की थी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। महायान हीनयान संप्रदायों में अंतर क्या है। महायान महा माने भगवान के रूप मानता है, ये क्या होंगे, ये महात्मा बुद्ध को महायान क्या करेंगे, भगवान के रूप मानेंगे। और इनके मूर्ति पूजा यही आपको संप्रदाय जो है महायान संप्रदाय जो है ये स्टार्ट करते हैं। हीन जो यान है इनके उपदेश देखते हैं, इनके उपदेश जो है उस उपदेश को मानते हुए ये मानते हैं कि ये ऐसे महान पुरुष थे जिनके बातों पर ध्यान रखते हुए हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो ये क्या मानते हैं, इनको महान पुरुष मानते हैं। और हीनयान और आपको महायान में आपको मुख्य अंतर यही है, आराधना के स्वरूप में। क्या है, आपको आराधना के स्वरूप में एक भगवान मानते हैं, एक इनका आगे का मतलब कि मोक्ष प्राप्ति के जो आपको हुआ था इनको, उसके कारण जो था और तरीका है वो सब मानता है आपको हीनयान। तीसरा बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में हुआ था, आपको देखिएगा 255 में, 255 बीसी में आपको पाटलिपुत्र में तीसरा बौद्ध संगीति देखने को मिलता है आपको। और ये कहां मिलता है आपको, पाटलिपुत्र पट्टा में मिलता है। अशोक के शासनकाल में मुगली पुष्टिस्थ ने इसकी अध्यक्षता किया था।
चौथे बौद्ध परिषद जो हुआ था ये कहां हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, पहली शताब्दी में आपको हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, और वसुमित्र जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। महायान और हीनयान बौद्ध धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं। हाँ, महायान जो है भगवान बुद्ध को भगवान मानता है, और हीनयान जो है इन्हें आपको महापुरुष मानता है। ये दो संप्रदाय पहली बौद्ध संगीति में अलग हो जाता है। महायान की जो भाषा थी वो मुख्यतः संस्कृत थी, और आपको हीनयान की जो भाषा थी वो मुख्यतः आपको पाली भाषा थी, और अर्ध मगधी ये सब का प्रयोग यह करते थे। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार अनात्मवाद का क्या तात्पर्य है? अनात्मवाद यानी आत्मा का विश्वास नहीं है। यहां पर देख सकते हैं ना, यहाँ अनात्मवाद मतलब होता है आत्मा पर विश्वास नहीं करना, ठीक ना। तो बौद्ध धर्म वैसे भी आत्मा में विश्वास नहीं करता था, लेकिन पुनर्जन्म में जरूर विश्वास करता था। आत्मा का अस्तित्व अनिवार्य है जी नहीं, आत्मा के स्थान पर परमात्मा स्वीकार है जी। परमात्मा भगवान को भी भगवान का भी स्वरूप नहीं है बौद्ध धर्म में, ठीक। आत्मा जैसी कोई सत्ता नहीं है। क्या है? आत्मा जैसा कोई सत्ता नहीं है। ये आपको इसका आंसर सही हो जाएगा। यानी बौद्ध धर्म के अनुसार अनात्मवाद का मतलब क्या हुआ? आत्मा जैसी कोई सत्ता नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म में जरूर ये विश्वास किया करते थे, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि बौद्ध के अगला जन्म कौन सा होगा, तो मैत्रेय होगा। बौद्ध का अगला जन्म किस जन्म में होगा? मैत्रेय जन्म में। बौद्ध की भाषा एकदम सामान्य भाषा थी, जिसे पाली भाषा कहा जाता है। तो पाली भाषा में ये अपना उपदेश दिया करते थे। बौद्ध परिषद की संख्या 4 हो जाएगी। आपको सबसे पहला तो 483 बीसी में आपको होता है, ठीक। ये होता है कहां पर? आपको ये अपना यही होता है, राजगिरी में होता है, ठीक। फिर देखिएगा 383 बीसी में होता है। ये कहां पर होता है? ये आपको वैशाली में होता है, आपको कालाशोक के शासनकाल में। पहला जो आपको अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी में होता है। तीसरा जो होता है 255 बीसी में होता है, ये अशोक के शासनकाल पटना पाटलिपुत्र में होता है। और पहली शताब्दी में जो होता है वो आपको चौथा होता है, जो कि आपको कुंडलवन कश्मीर में होता है, कनिष्क के शासनकाल में। तो टोटल 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। आगे देखते हैं, पहली बौद्ध परिषद कहां हुआ था? राजगिरी में हुआ था, 483 बीसी में हुआ था। मृत्यु के उपरांत ही आप देखिएगा अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। महाकश्यप इसकी अध्यक्षता किए थे, और राजगिरी में ये चीज हुआ था। दूसरी बौद्ध परिषद कहां हुआ था? वैशाली में हुआ था, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, आपको 383 बीसी में हुआ था। और ये देखिएगा कि ये आपको किसके द्वारा किया गया था अध्यक्षता? तो आपको क्वेश्चन पूछता है तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएंगे साबाकामी नाम के एक व्यक्ति थे, उनके देखरेख में दूसरे बौद्ध संगीति हुआ था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। छठा देख लो, त्रिरत्न में कौन सा? सबसे पहले त्रिरत्न बौद्ध से भी संबंधित है और आपको जैन से, लेकिन बौद्ध से जो त्रिरत्न है वो क्या क्या है इसमें, ये भी ध्यान में रखिए। तो ये है बुद्ध, धर्म और संघ। ये क्या हो जाएगा? बुद्ध, धर्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, ये याद रखिएगा। बाकी जैन धर्म जब हम पढ़ेंगे समग्र दृष्टि वाला, तो वो हम लोग जैन धर्म में पढ़ेंगे। चलिए, त्रिरत्न बुद्ध, संघ और धम्म है, ये याद रखिएगा। ये त्रिरत्न है, यानी बुद्ध, आपको संघ है और धम्म। ये तीनों आपको, धम्म नीति किसने लाया था? अशोक ने लाया था धम्म नीति, ये भी पता होना चाहिए आपको। चलिए, 4 आर्य सत्य क्या है? 4 आर्य सत्य जो दिए हैं, यानी कि कारण जो होता है दुख का, वो आपको बताया गया है किसके द्वारा? और वो जो बताया गया है आपको महात्मा बुद्ध द्वारा। तो दुख आपको जो है, दुख तो है किया है, दुनिया में आए हो तो दुख है, दुख है, दुख का कारण भी है, दुख होगा तो कारण भी होगा। दुख की निवृत्ति यानी दुख खत्म कैसे होगा, और दुख खत्म करने का मार्ग क्या होगा, ये चीज आपको चारों आपको आर्य सत्य में देखने को मिलता है। ये चारों आर्य सत्य के लिए अष्टांगिक मार्ग भी दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अष्टांगिक मार्ग जो है ये आपको समयक दृष्टि से लेकर समयक उपाधि तक आपको टोटल 8 मार्ग दिए गए हैं, आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। समयक आपको दृष्टि से समयक उपाधि तक, बुद्ध समाधि तक, माफ करना, समयक उपाधि। बुद्ध के अनुयायी कौन थे? बुद्ध के अनुयायी एक भिक्षु हुआ करते थे। भिक्षु कहां हुआ करते थे? आपको विहार में। कहां निवास करते थे? विहार में। विहार में मतलब कि जहां पर बौद्ध लोग निवास करते हैं वहां पर आपको भिक्षु कहा जाता है। यही विहार से हमारा लोगों का बिहार का नाम निकल कर आया है। यहां पर भिक्षु निवास करते थे। श्रावक कौन होते थे? आम जनता। आम जनता यानी हम लोग जैसे, यानी कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी क्या कर लिए, बौद्ध धर्म अपना लिए, वो होते थे श्रावक, ठीक। तो 2 प्रकार के आपको होते थे। चलिए 7 देखते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र का संबंध किससे है? ये देखिए, ये होता है धर्म चक्र परिवर्तन होता है, ये याद रखिएगा। इसका धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है जब महात्मा बुद्ध को क्या हुआ था? उपदेश दिए थे। ये क्या दिए थे? 5 लोगों को उपदेश दिए थे। तो प्रथम उपदेश, ये क्या हो जाएंगे? प्रथम उपदेश हो जाएंगे। और ये कहां दिए थे? सारनाथ में दिए थे। कहां दिए थे? सारनाथ में दिए थे।
5 आपको ब्राह्मणों को सबसे पहले उपदेश देते हैं। अलार का नाम जो है सबसे पहले इनका आपको टीचर पूछे कि सांख्य दर्शन पर ये सबसे बेस्ट टीचर कौन इनका थे, अलार राम थे, और वही आपको सांख्य दर्शन पर इनको दीक्षित किए थे महात्मा बुद्ध को। बुद्ध के धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हो जाएंगे, आपको पता होना चाहिए, लाइट ऑफ एशिया। बुद्ध के जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, आपको 563 बीसी में हुआ था, लुम्बिनी आपको नेपाल के तराई वाला क्षेत्र। ज्ञान प्राप्ति जो हुआ था बोध गया में हुआ था, ये याद रखिएगा, ये बोध गया में आपको पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था। टोटल 5-6 वर्ष तक तपस्या किए थे। प्रथम उपदेश हुआ था सारनाथ में आपको दिए थे, धर्म चक्र प्रवर्तन, इन्हें कहा जाता है 5 ब्राह्मणों को ये सबसे पहले उपदेश दिए थे। क्वेश्चन नंबर 8, अशोक द्वारा किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? अशोक ने कौन से बौद्ध संगीति आयोजन किया था? तो प्रथम जो हुआ था ये काला अशोक, प्रथम जो हुआ था अजातशत्रु ने किया था, आपको ये आपको 483 बीसी में हुआ था, अजातशत्रु आपको किया था राजगीर में। द्वितीय जो हुआ था आपको 383 बीसी में हुआ था, क्या हुआ था? 383 बीसी में हुआ था, और ये देखिएगा काला अशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। तृतीय जो हुआ था ये अशोक ने किया था 255 बीसी में, लगभग 255 बीसी समय देता है, और ये कहा किया था पाटना में, यानी पाटलिपुत्र कह सकते हो, पटना में अपना ये किया था, और ये मोगली पुष्टिस जो है इसकी अध्यक्षता करता है, ये भी याद रखिएगा। चतुर्थ जो है कनिष्क के शासनकाल में होता है, कुंडल वन में होता है, कश्मीर में आपको ये होता है, वसुमित्र इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक, तो चलिए इसके आंसर क्या हो जाएगा? अशोक ने आपको तृतीय बौद्ध संगीति किया था, और तृतीय बौद्ध संगीति में ही अभिधम पिटक लिखा गया था मोगली पुष्टिस द्वारा। बौद्ध धर्म के प्रतीक चक्र क्या है? बौद्ध धर्म के जो प्रतीक है वो है धर्म चक्र, और धर्म चक्र हम लोगों भी कहां से अपना है? सारनाथ से। कहां से धर्म चक्र कहां मिलेगा? सारनाथ में जो चार गो शेरवा है ना, उसके नीचे आप देखिएगा इसे चक्र बनाया गया है, ये धर्म चक्र है। क्या है आपका? धर्म चक्र है। ये जो आपको नीला कलर के आपको 24 तिल्ली वाला जो झंडा के बीच में दिखाता है वो धर्म चक्र है। बुद्ध ने तपस्या के अवधि क्या है? 6 वर्ष तक है, क्योंकि 29 वर्ष की उम्र में ये त्याग कर दिए थे, 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बौद्ध भिक्षुओं की सभा को क्या कहा जाता है? बौद्ध भिक्षु की सभा को संघ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संघ कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, बौद्ध परंपरा के अनुसार बोधिसत्व का आदर्श किस संप्रदाय से विशेषता है? बोधिसत्व का आपको जो है किस संप्रदाय से है? तो महायान संप्रदाय से। बोधिसत्व क्या है? महायान संप्रदाय की विशेषता है, ये याद रखिएगा इनके आदर्श। आगे चलते, बुद्ध के मृत्यु मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु कहां हुआ था? बुद्ध की मृत्यु जो हुआ था 400 आपको देखिएगा 83 बीसी में हुआ था। मल्लों की राजधानी कुशीनगर, कुशीनगर कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है। कब हुआ था? 483 बीसी में हुआ था, इसे भी याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछे तो। धम्मपद क्या है? धम्मपद यह है बुद्ध धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ आपको है, यह याद रखिएगा। चलिए बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद थे। आनंद के बाद उपाली का स्थान आता था, आनंद सबसे प्रिय शिष्य हो जाएंगे बुद्ध के, ठीक नाम, तो ये याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछे तो सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद थे। बुद्ध इन्हीं के कहने पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में दीक्षित किए थे, कौन? महात्मा बुद्ध, यानी प्रवेश दिए थे आनंद के कहने पर ही, ठीक ना। बुद्ध के उपदेशों का संकलन किसने में हुआ है? त्रिपिटक में हुआ है, यानी सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक में, ये चीज तीनों देखने को मिलता है। चलिए 10 देखते हैं। मिलिंद पन्हो एक संवाद है, मिलिंद पन्हो किनके किनके बीच में संवाद है ये आपको पूछता है, तो ये है आपको मिनांडर, राजा मिनांडर और नागसन के बीच में है। एक आपको बौद्ध भिक्षु थे, और ये याद रखिएगा मिनांडर राजा थे, और नागसन बौद्ध भिक्षु थे, ठीक, बड़े विद्वान थे। इनके बीच में क्या हुआ था? आपको डिबेट हुआ था, ठीक ना, मोक्ष के लिए, और मिलिंद पन्हो में ये चीज संवाद जो है आपको संकलित देखने को मिलता है। उसके बाद आपको मिनांडर आपको बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, बोधि वृक्ष उसे कहा जाता है, और हम लोग का राजकीय जो आपको वृक्ष है वो बोधि वृक्ष है, यानी कि आपको पीपल है। क्या है? पीपल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे क्या है? पीपल है, आपको याद होना चाहिए, पीपल हम लोग का वृक्ष है, राजकीय वृक्ष है। बुद्ध को ज्ञान की रात्रि क्या है? बैसाख पूर्णिमा, ज्ञान की रात्रि भी बैसाख पूर्णिमा में, जन्म भी बैसाख पूर्णिमा में, आपको मृत्यु भी बैसाख पूर्णिमा में, यानी पूर्णिमा, और पूर्णिमा कहिया है आज है, आज के दिन, यानी मैं आपको देखिएगा कि बौद्ध धर्म इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि आज ही देखिएगा, आज कितना है? 12 मई है। सो 12 मई को देखिएगा, 12 मई 2025 को आज ही आपको कौन है? बुद्ध पूर्णिमा है। और बुद्ध पूर्णिमा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गुरु के लिए, अपने गुरु के लिए, इसलिए इसे गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है, ठीक। चलिए बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध की मुख्यतः जो शिक्षा है करुणा है, अहिंसा है, यानी हिंसा नहीं करना है, तो हिंसा नहीं करना है, महात्मा गांधी भी अपनाए थे। मध्यम मार्ग पर चलते हुए अपना मोक्ष प्राप्ति कर लेना है, ये आपको बुद्ध की शिक्षाएं हो जाएंगी। बौद्ध धर्म में आत्मा की अवधारणा अनात्मावाद कहलाता है, ये आत्मा निषेध है, यानी बौद्ध धर्म में अनात्मावाद की अवधारणा है, आत्मा की अवधारणा कुछ नहीं है, यानी आत्मा पर नहीं विश्वास है लेकिन पुनर्जन्म पर विश्वास है। तो ये रहा बौद्ध धर्म से संबंधित जो एग्जाम के लिए आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, ये बौद्ध धर्म से। जो आपको टेली 11 चैप्टर खत्म हो रहा है। चलिए क्वेश्चन लगा, ये पीडीएफ आपको
पीडीएफ अभी नहीं मिलेगा, ये आपको जो भी है इसका बुक आने वाला है, तो अभी जितना क्वेश्चन करा रहे हैं वो कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए भला होगा। बाकी हम ज्यादा आपको नहीं देखेंगे, क्योंकि सोच लीजिए 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन माने अच्छा खासा क्वेश्चन कहलाता है, ठीक। तो इसलिए जल्दी से करने के लिए इस तरीके से आपको आइडिया अपनाया गया है कि आपका रिवीजन भी हो जाए, पढ़ाई भी हो जाए। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि टोटल 25 ऐसा सेट हम कराने वाले हैं, 25 सेट, और हर एक सेट में देखिएगा 11 टॉपिक को सम्मिलित किया जा रहा है, यानी 11 सब्जेक्ट से 11 टॉपिक सम्मिलित किया जा रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आप 25 से गुणा कर लीजिएगा तो लगभग 275 प्लस ऐसे हो जाएंगे, यानी करीब कितना पच जाएंगे आपको, 275 प्लस ऐसे आपको टॉपिक हो जाएंगे, जिन्हें हम लोग पढ़ने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं, बार बार देखने वाले हैं, और वहीं से आप देखिएगा 70 प्लस क्वेश्चन हिट कर जाएगा, आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा। मात्र ये आपको तेरी यादें सीरीज आप लेते हैं तो, और ये तेरी यादें सीरीज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। एक आपको सीरीज जो आपकी एग्जाम आराम से निकलवा सकता है, कोई डाउट नहीं है, ये आपको है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है, तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 32 लाख आपको 87,263 किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है। ये क्या हो जाएगा यहां पर 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर, नहीं यहां पर हो जाएगा आपका 3.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी 32,87,263 किलोमीटर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये अपना जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये अपना भारत का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा यहां पर 1 मिनट 32 दे रहा है ना, तो हम कहां से 3 लगा दिए, ये हो जाएगा 32.8 आपको हो जाएगा, यानी 32 लाख दे रहा है, तो यहां पर 32 लाख तो 32 हो जाएगा ना, पॉइंट में हजार में आपको कर दिया, यानी कि यहां पर आप देख सकते हो ये पूरे विश्व का कितना होता है, 2.42% होता है पूरे विश्व का। हमारे भारत में पूरे विश्व का जनसंख्या जो है 17%, आपको 17.5%, 2011 17.5% हो जाएगा निवास करता है। अब पूरा क्षेत्रफल जो है ये 7वें स्थान पर आता है, और 2.42% हमारे पूरे भारत का जो है क्षेत्रफल, पूरे विश्व का क्षेत्रफल है। चलिए आगे देखते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल क्या है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है, भारत कहां पर स्थित है ये देख लीजिए, भारत आपको यहां पर स्थित है, ये रहा आपका विषुवत रेखा, और यहां पर आपको भारत स्थित है यहां पर। तो ये देखिएगा आपको ये रहा 0 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा हो जाएगा, और 0 डिग्री आपको विषुवत रेखा कहा जाता है, जिसे 0 डिग्री आपको अक्षांश रेखा को, यह देशांतर है, इसे टाइमलाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टाइमलाइन कहा जाता है, टाइमलाइन, ठीक ना। अब ये भारत जो हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, देखो उत्तर में स्थित है, यानी कि आपको ये 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में है, और आपको 0 डिग्री देशांतर के पूरब में है, इसलिए इसे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में कहा जाता है। और इसका आपको जो अक्षांशीय विस्तार है, यानी ये वाला विस्तार, अगर हम बात करें ये वाला विस्तार जो हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार, ये हो जाएगा, इन्हीं के बीच में आपको भारत स्थित है। तो ये जो विस्तार हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। ये मुख्य भूमिका है, ये मुख्य भूमिका है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसमें अंडमान निकोबार वाला नहीं सम्मिलित किया गया है, ये आपको कन्याकुमारी से लेकर आपको इंद्रकोल यानी कि आप कह सकते हो कि लद्दाख तक आपको दिया हुआ है। चलिए अब भारत के देशांतरीय विस्तार जो होता है वो आपको होता है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक होता है देशांतरीय। भारत का मानक समय जो रेखा है वह 82.5 डिग्री पूरब देशांतर है, यानी भारत की जो मानक समय रेखा है इस तरीके से आप देखिए, भारत जो है यहां पर अगर बाई द वे मान लीजिए ये 0 डिग्री आपको अक्षांश है, भारत यहां पर स्थित है, तो 82.5 डिग्री इस तरीके से पार होता है। ये 0 डिग्री यहां पर है, यहां से ये 82.5 डिग्री आप कह सकते हो, 82.5 डिग्री 5.5 घंटा हम लोग पूरब में स्थित है, यानी इंग्लैंड से हम लोग 5.5 घंटा पूरब में, क्योंकि 0 डिग्री जो देशांतर होता है वो इंग्लैंड के ग्रीनविच से पार होता है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, भारत के मुख्य भूमि का विस्तार। देखिए ये 5 राज्यों से पार होता है, ये भी याद रखिएगा, टाइमलाइन जो होता है ये 5 राज्यों से पार होता है। ये टाइमलाइन जो होता है ये 5 राज्यों से पार होता है, मध्य प्रदेश से, यूपी से आपको, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से आपको, और उसके बाद किससे होता है, आंध्र प्रदेश से पार होता है, यानी कि ये 5 राज्यों से होकर पार होता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। चलिए 5.5 घंटा आगे है, आपको वो मिर्जापुर या आपको इलाहाबाद के नैनी से होते हुए पार होता है। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम क्रमशः है। तो ये पूछ रहा है कि भारत के उत्तर से दक्षिण, सबसे पहले क्या दे रहा है, उत्तर से दक्षिण, और फिर दे रहा पूरब से पश्चिम। सबसे उत्तर में क्या स्थित है, सबसे उत्तर में स्थित है इंदिराकोल जो कि लद्दाख में स्थित है। सबसे दक्षिण में मुख्य भूमि देखा जाए कन्याकुमारी है, रामेश्वरम कन्याकुमारी स्थित है। आपको मुख्य भूमि की बात करते हैं। सबसे पूरब में आपको स्थित है आपको अरुणाचल प्रदेश स्थित है, और सबसे पश्चिम में आपको गुजरात में स्थित है सरकरिक। ठीक, अब चलते भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण क्या हो जाएगा, यहां पर आपको 3214 किलोमीटर हो जाएगा, यानी उत्तर से दक्षिण क्या हो जाएगा, 3214 किलोमीटर होगा, इसे याद रखिएगा। और आपको पूरब से पश्चिम जो होगा 2933 किलोमीटर होगा, यह भी क्वेश्चन याद रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आराम से लगा लीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का मध्य बिंदु किस राज्य में है, भारत का मध्य बिंदु जो है
किस राज्य में है, यानी कि यह है भारत के जो मध्य बिंदु है वो मध्य प्रदेश में है, और यह नरसिंहपुर जिला में पड़ता है। मध्य बिंदु कहां पड़ता है? नरसिंहपुर जिला में पड़ता है, ये मध्य बिंदु है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड बांध है, उड़ीसा में स्थित है, और ये आपको 25 किलोमीटर की करीब लंबाई है। लंबा आपको मतलब ये वाला हुआ, लंबा माने ये इस तरीके से होता है, ऊंचा माने ये होता है। ऊंचा में पूछे तो टिहरी बांध हो जाता है, और ऊंचा में गुरुत्ते बांध पूछे, यानी गुरुत्ते आपको प्रभाव भी उसको नहीं गिराने में आपको मदद करेगा, वो हो जाता है आपका भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर। ठीक, तो ये आप देखिएगा, ये हो जाएगा उड़ीसा वाला महानदी हो जाएगा, ये भी याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। भारत के सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है? तो ये जोग नहीं है, ये याद रखिएगा। जोग आपको दूसरा आपको पड़ता है, सेकेंड पड़ता है, सेकेंड पड़ता है। पहला कौन हो जाएगा? कुंचिकल हो जाएगा। कुंचिकल बराही नदी पर पड़ता है। कौन सी नदी पर? बराही नदी पर पड़ता है, ये भी कर्नाटक में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। 455 मीटर होता है आपको ऊंचाई इसका होता है कुंचिकल। कौन हो जाएगा? कुंचिकल होता है। कुंचिकल सबसे आपको ऊंचा पर है, भारत का सबसे ऊंचा कुंचिकल होता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि आपको जोग फॉल्स होता है। ठीक, ये याद रखिएगा, जोग फॉल जो होता है ये बाद में आपका नाम आता है। ठीक ना, ये है जोग गरसोप्पा फॉल के नाम से भी इसे जाना जाता है, शरावती नदी पर स्थित है। भारत के सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना है। ये कौन सी नदी पर है? ये सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर है, ये हिमाचल प्रदेश में, ये भी याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नंगल परियोजना पड़ता है। चलिए, भारत का कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो भारत की कर्क रेखा, यानी भारत, आप देखोगे भारत के कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है, इस तरीके से 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो 8 राज्यों से होकर ये गुजरता है, ये याद रखिएगा। सबसे पहले आपको आता है गुजरात आता है, फिर राजस्थान आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड आता है, पश्चिम बंगाल आता है, उसके बाद देखिएगा त्रिपुरा आता है, फिर मिजोरम आता है। टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। चलिए, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आपको 23.5 डिग्री होता है, ये जो टोटल 8 राज्यों से गुजरता है। भारत के सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत के सबसे गहरा बंदरगाह जो हो जाएगा विशाखापट्टनम हो जाएगा। विशाखापट्टनम कहां पर स्थित है आपका? तो विशाखापट्टनम जो स्थित है ये आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। यह क्वेश्चन पूछा हुआ था कि डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? आपको विशाखापट्टनम। डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम। भारत में काली मिट्टी, भारत में काली मिट्टी को कौन सा मिट्टी कहा जाता है? रेगुर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को कौन सा मिट्टी कहा जाता है? रेगुर मिट्टी कहा जाता है। इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, आप देखिएगा तो। और ये विशाल चट्टानों के टूटने फूटने से बना हुआ है, ये भी याद रखिए। चलिए, भारत में कौन सी रेखा मध्य से होकर गुजरती है? तो भारत में आपको देखिएगा मध्य से, यानी बीचों बीच से होकर गुजरने वाली रेखा जो है ये कर्क रेखा है, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही कर्क रेखा कहा जाता है, और टोटल 8 राज्यों से गुजरता है। भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ये इंदिरा पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन समझो, छपेगा एकदम हूबहू यही क्वेश्चन। और ये कहां पर स्थित है? ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिणी चोटी, सबसे दक्षिणी हिस्सा हो जाता है ग्रेट निकोबार, और यहीं पर आपको इंदिरा पॉइंट है, ये भी याद रखिएगा। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है उसे सेंडल पिक कहा जाता है। सेंडल पिक भी आपको अंडमान निकोबार में पड़ता है, सबसे ऊंची चोटी उसका है। भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? तो भारत का स्थलीय सीमा की आपको लंबाई बताना है, ये कितना हो जाएगा? तो टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई जो होता है ये 15,200 किलोमीटर के पड़ता है ना। भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई जो पड़ता है ये कितना पड़ता है? टोटल 15,200 किलोमीटर पड़ता है। तो आपको ऑप्शन के अनुसार चलना होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। जलीय सीमा की लंबाई जो है 7516 है, लेकिन जलीय सीमा की लंबाई भी आपको बढ़ चुका है, अब 11,000 किलोमीटर से ऊपर हो चुका है। ठीक ना, 11,000 किलोमीटर से ऊपर हो चुका है। नया डाटा के अनुसार मैंने नोट्स में आपको दे रखा है, विजेता बैच में देखिएगा नोट्स आपको अपलोड है, उसमें हर एक डाटा कंप्लीट कर दिया गया है, और उसमें आपको जो बताया गया है कि नए तरीके से, यानी जो 1970-71 में जो मापा गया था उसको अब अपडेट किया गया है 2023-24 में, और वो आपको सभी खाड़ी को ये सभी मापा गया है जब, तो उसके हिसाब से अब भारत का जो है आपको जो जलीय सीमा की लंबाई है वो अपने आप ही बढ़ गया है। ठीक, तो ये देखिएगा, इसका तो आंसर यहां पर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है, और ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ये अरावली है, जो कि राजस्थान से स्टार्ट होती है और आपको रायसीना हिल्स आपको दिल्ली तक जाती है। भारत के सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? ये सुंदरवन डेल्टा है, और सुंदरवन डेल्टा 2 नदियों द्वारा बनाया हुआ डेल्टा है। यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाने के कारण इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, और पश्चिम बंगाल में यह पड़ता है, और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया हुआ डेल्टा है। यहाँ पर मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है। भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो भारत की नर्मदा, ताप्ती और माही नदी जो होती है ये पश्चिम की ओर बहती है, और खंभात की नदी के आपको खंभात की जो खाड़ी है गुजरात में, वहां पर पानी अपना विसर्जित करती है। ये भी याद रखिएगा, ये आपको कभी डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक ना, तो ये नर्मदा, ताप्ती और माही हो जाएगी। ठीक,
एक्सचुरी का निर्माण करती है ये। भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। जलवायु क्या कहा जाता है? तो मौसम का आपको योग होता है, बहुत सालों का मौसम का योग कहोगे तो जलवायु हो जाता है। सबसे ज्यादा जो भारत में बारिश होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है, जो कि जून से स्टार्ट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी समुद्र सीमा किस राज्य की है? अभी भी देखिएगा भारत की सबसे लंबी समुद्र सीमा है और वह है गुजरात की। अभी भी गुजरात ही आएगा। टोटल 9 राज्य है जो समुद्र सीमा से लगे हुए हैं। टोटल कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। यहां पर देखिएगा गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आप देखिएगा उड़ीसा और आपको पश्चिम बंगाल। टोटल 9 राज्य हैं जो कि आपको लगे हुए हैं। सबसे बड़ा वाला हो जाएगा तटरेखा आपको गुजरात का हो जाएगा। सबसे छोटा आपसे पूछे तो सबसे छोटा तटरेखा हो जाता है गोवा का। लेकिन अब नया अपडेट के अनुसार याद रखिएगा सेकेंड स्थान पर कौन आ चुका है? सेकेंड स्थान पर आपको तमिलनाडु आ चुका है, ये भी याद रखिएगा। सेकेंड स्थान पर अब तमिलनाडु आ चुका है आपको तटरेखा के हिसाब से। नया आपको ये चीज याद रखना है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां होता है? तो भारत में अब सबसे अधिक वर्षा जो होता है मानसीराम में होता है। मानसीराम कहां पर स्थित है? मेघालय में है। और यहां के खासी पहाड़ी पड़ता है। कौन सी पहाड़ी पड़ता है? खासी पहाड़ी पड़ता है। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, यानी कम बारिश होता है? तो ये आपको भारत के सबसे शुष्क स्थान आपको देखो, कम वर्षा पूछे तो आपको लेह में होता है। कम वर्षा पूछे, कम वर्षा पूछे तो लेह में, लेह लद्दाख में सबसे कम। लेकिन सबसे शुष्क स्थान पूछे जहां पर आपको वायुमंडल में पानी की कमी हो, वो होता है जैसलमेर। और जैसलमेर कहां पड़ता है? राजस्थान में। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। बारिश पूछे कम तो लेह में होता है, लेकिन सबसे कम आपको शुष्क पूछे यानी कि वायुमंडल में नमी की कमी हो, वो हो जाता है आपका जैसलमेर राजस्थान में। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो भारत के टोटल 7 पड़ोसी देश हैं। इसमें से पाकिस्तान है जिसके साथ अभी चल रहा था वार, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। यह हमारा पड़ोसी जो है स्थलीय सीमा से लगे हुए देश हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। और 3 जो देश है वो जलीय सीमा से भी लगे हुए हैं और स्थलीय सीमा से भी, यानी पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश स्थलीय जलीय तीनों से आपका लगा हुआ है। ठीक, यानी कि स्थलीय जलीय से भी लगा हुआ है। 3 ऐसे आपको देश देखने को मिलेंगे। भारत के सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य से है? गुजरात से है। और भारत के सबसे लंबी बाउंड्री किसके साथ है? आपको किसके साथ है? आपका बांग्लादेश के साथ है। तो भारत के सबसे लंबी बाउंड्री जो है ये 4096 किलोमीटर के है। भारत की सबसे लंबी बाउंड्री है 4096 किलोमीटर की, ये बांग्लादेश के साथ है। इंटरनेशनल बाउंड्री हम लोगों का है। और अफगानिस्तान के साथ हम लोगों का मात्र छोटा बाउंड्री है, आपको 106 किलोमीटर। अगर अफगानिस्तान ऑप्शन में ना रहे तो आप भूटान लगा सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, भारत का पश्चिमी घाट यूनेस्को द्वारा किस वर्ष धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? तो भारत के पश्चिमी घाट को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में कब सम्मिलित किया गया है? ये देखिएगा आपका 2012 में किया गया है। देखो अलग अलग जो आपको स्थान है, इको फ्रेंडली जो स्थान होता है उसको सूचीबद्ध किया जाता है। ऐसे टोटल 18 जो है, पन्ना लास्ट वाला मध्य प्रदेश में बनता है, पन्ना जो है वो लास्ट वाला है जो कि आपको यूनेस्को की आपको विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाता है स्थान के रूप में। ठीक ना, यानी आप कह सकते हो कि ये इस तरीके से शामिल किया जाता है कि भाई इस सबको बचा कर रखा जाए, इसको संरक्षित रखा जाए, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा विविधता देखने को मिलती है। भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? फिर से यहाँ पर मैं लिख देता हूं, या तो 15,106 किलोमीटर देगा या आपको 15,200 किलोमीटर दे सकता है। ये भी आपको दोनों याद रखना चाहिए। भारत की समुद्र तटरेखा की लंबाई कितना है? 7516 है, ये याद रखिएगा। तो अभी बदल चुका है, करंट वाला आपको 11,000 किलोमीटर से अधिक हो चुका है, इसे भी याद रखिएगा। लेकिन अभी आपको वो एनसीईआरटी में भेजा गया है कि एनसीईआरटी में बदलाव कर दिया जाए, तो सरकार जब बदलाव करेगा तो देखा जाएगा, वरना करंट में पूछेगा तो आपको बता ही दिए। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा है। अगर भारत का पूछे सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय का, ये किसका चोटी है? हिमालय का, ये ध्यान में रखिएगा, हिमालय का। वरना अगर देखा जाए कि भारत के सबसे ऊंची आपको कौन सी चोटी है? केटू है, जिसे गार्डविन आस्टविन कहा जाता है। ये पीओके वाला क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन हिमालय का भाग नहीं है केटू। केटू आपको हिमालय का भाग नहीं है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भारत के सबसे बड़ा पठार, और ये कंचनजंगा कहां पड़ता है? ये आपको सिक्किम में पड़ता है। कहां पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है, इसे भी याद रखिए। भारत के सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। दक्कन यानी दक्षिण भारत का जो त्रिभुजाकार पठार है ना, उसे आपको दक्कन का पठार कहा जाता है। सबसे पुराना क्षेत्र हो जाता है ये, और ये भारत का सबसे बड़ा पठार हो जाता है। भारत के किस राज्य में पालघाट दर्रा है? देखो पालघाट दर्रा दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में आपसे क्वेश्चन देता है। सो ये दर्रा वाला तो अलग हमने टॉपिक लिया है, क्योंकि दर्रा और से अलग क्वेश्चन ही देता है। ठीक, तो पालघाट दर्रा कहां पर मिलता है आपको? ये आपको केरल के तमिलनाडु से जोड़ देता है, यानी कि आपको कहां मिलेगा? केरल में मिलेगा। पालघाट दर्रा कहां मिलेगा? केरल में मिलेगा। भोर घाट दर्रा पूछता है एक, भोर और थाल, ये दोनों, भोर और थाल कहां मिलेगा? ये महाराष्ट्र में मिलेगा, महाराष्ट्र में। ये भोर और थाल कहां मिलेगा दर्रा? ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। ये कहां पर मिलेगा? आपका केरल में मिलेगा, पालघाट दर्रा।
भारत के कुल कितने अंतरराष्ट्रीय सीमाएं कितने देशों से लगती है? तो टोटल हम लोग का स्थलीय सीमा देखा जाए तो टोटल 7 देशों के साथ हम लोग का स्थलीय सीमा लगता है, ये भी याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी मिट्टी कौन से श्रेणी की है? तो जलोढ़ मिट्टी है, यानी जलोढ़ मिट्टी खादर बांगर होता है, वैसे मिट्टी के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे। टोटल भारत के 43% भाग पर आप देखिएगा कि मैदान है और उतना ही लगभग आपको जलोढ़ मिट्टी भी पाया जाता है, इसे भी याद रखिए। भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत टोटल अभी 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी याद रखिए। संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 में आपको बताया गया भारत राज्यों का संघ होगा और राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय कौन सा हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा थार मरुस्थल, और यह सबसे ज्यादा घनत्व वाला मरुस्थल है। विश्व में सबसे ज्यादा घनत्व वाला आपको पूछे तो, विश्व में सबसे अधिक घनत्व वाला पूछे तो आपको क्या हो जाएगा? थार मरुस्थल हो जाएगा, और ये कहां पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, इसे भी याद रखिएगा। ये कहां पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, थार मरुस्थल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 18 देख लेते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बताना है, कौन सा हो जाएगा? यानी सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो मुख्य भूमि का पूछ रहा है, ध्यान में रखिएगा। मुख्य भूमि का दे रहा है तो क्वेश्चन नहीं गड़बड़ाना है। मुख्य भूमि का हो जाएगा कन्याकुमारी। कौन हो जाएगा? कन्याकुमारी। और मात्र यहां पर पूछता सबसे दक्षिणतम बिंदु, यानी यहां मुख्य भूमि हटा देता, ये हटा देता और मात्र पूछता दक्षिणतम बिंदु, तो आप लगा सकते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट पिविलियन पॉइंट के नाम से भी पहले इसे जाना जाता था, ये याद रखिए। लेकिन मुख्य भूमि का पूछ रहा है तो ये हो जाएगा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जो हो जाएगा, ये मुख्य भूमि का आपको हो जाएगा। यानी मुख्य भूमि कहने का मतलब ये हो जाएगा, मुख्य भूमि कहने का मतलब कि ये वाला क्षेत्र हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र हो जाएगा। और आपको यही आपको दक्षिणतम पूछता तो ये वाला क्षेत्र हो जाता आपका, ठीक ना, इंदिरा पॉइंट वाला क्षेत्र हो जाता। चलिए, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? 1 मिनट। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है, इसका 2525 किलोमीटर लंबाई होता है, ये भी याद रखिएगा। ये भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, और इसकी ही सबसे लंबी नदी है सहायक नदी आपको यमुना। गंगा यमुना का संगम प्रयागराज में होता है, जो इलाहाबाद जिसे कहता है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यहाँ पर बुलर झील है, मीठे पानी का, मीठे पानी का बुलर झील है। और ऐसे पूछे तो चिल्का झील हो जाएगा, इसे क्या हो जाएगा? चिल्का झील हो जाएगा, इसे भी याद रखिएगा। चिल्का झील कहां पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। एक लेगून झील है, खारा पानी का झील है। भारत के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रेट निकोबार द्वीप है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप, ये याद रखिएगा। भारत के सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है ग्रेट निकोबार। और भारत का सबसे अधिक घनत्व वाला द्वीप पूछे तो, यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन हो जाएगा? सालसेट। कौन हो जाएगा? सालसेट हो जाएगा, जिस पर आपको मुंबई स्थित है, जिस पर बंबई स्थित है, बंबई या मुंबई आप कह सकते हो, बंबई स्थित है, वो सालसेट द्वीप है, जो कि सबसे अधिक घनत्व वाला या जनसंख्या वाला द्वीप हो जाएगा। भारत में सबसे सूर्योदय कहां होता है? सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल, अरुण मतलब होता ही है क्या? सूरज होता है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो होता है सबसे अधिक पहले सूरज होगा, यानी सूरज उदय जो होता है अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है। और डूबते आपको देखिएगा सबसे बाद में कहां है? गुजरात में। सबसे पहले डूब भी जाते हैं, आपको उदय जहां होंगे सबसे पहले वहां डूबेंगे भी, यानी अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले उदय होता है तो सबसे पहले डूबेगा भी सूरज अरुणाचल प्रदेश में ही। चलिए, भारत में दार्जिलिंग किस प्रकार की भौगोलिक संरचना की हिस्सा है? यानी दार्जिलिंग का पठार कहां पड़ेगा ये आपको बताना है। तो ये आपको लगभग अभी दार्जिलिंग जो क्षेत्र पड़ता है कोलकाता मतलब कि पश्चिम बंगाल का क्षेत्र पड़ता है, और ये भी एक हिमालय पूर्वोत्तर हिमालय का क्षेत्र होता है। ये कौन सा क्षेत्र हो जाता है? पूर्वोत्तर हिमालय का क्षेत्र हो जाता है। इसे याद रखिएगा, पूरब की तरफ हिमालय दक्षिण की तरफ मुड़ गया है, और दार्जिलिंग जो पड़ता है अभी आपको कौन पड़ेगा? ये पश्चिम बंगाल के हिस्सा पड़ेगा। दार्जिलिंग टी जिसे जीआई टैग भी मिला था, सबसे पहले जीआई टैग मिला था उसे 2004 में। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है जो केवल भारत में ही बहती है? तो ये गोदावरी हो जाएगी, गोदावरी नहीं, गोदावरी हो जाएगी। गोदावरी दक्षिण भारत की भी सबसे लंबी नदी है, ध्यान में रखिएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगी? गोदावरी नदी हो जाएगी। और इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, और ये सिर्फ भारत में बहती है। क्या करते हैं? सिर्फ भारत में, ध्यान में रखिएगा। भारत में बहने वाली नदी आपको हो जाएगी केवल जो। भारत की कौन सी नदी है डेक्कन के गंगा कहलाती है? डेक्कन गंगा कौन कहलाती है? गोदावरी नदी कहलाती है, डेक्कन गंगा यानी कि दक्षिण गंगा। भारत की कौन सी नदी एक प्राचीन और तटस्थ नदी मानी जाती है? तो ये सरस्वती नदी है, जो कि अब लुप्त हो चुकी है। वैसे नदी वाला भाग हम लोग अलग पढ़ेंगे, लेकिन इसमें भी सामान्य जानकारी में भी हम लोग पढ़ ले रहे हैं, ठीक। भारत में किस प्रकार की जलवायु अधिकतर पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। भारत में किस प्रकार की जलवायु अधिकतर पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। यानी कि हमारे भारत कौन से क्षेत्र में सबसे अधिक जलवायु है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी। हम लोग ये कौन से जलवायु पाई जाती है? मानसूनी। मानसूनी मतलब होता है एक समय क्या हो जाना, हवा को पलट जाना, यानी उत्क्रमण हो जाना, यानी एक समय हवा क्या हो जाता है? पलट जाता है और अपना रुख बदल लेता है। चलिए, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला कौन सा है आपको देश? सबसे लंबी सीमा साझा करेगा आपको बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। और आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा सीमा जो
साझा करता है वो आपको पश्चिम बंगाल करता है। ठीक, पश्चिम बंगाल हम लोग का राज्य करता है। त्रिपुरा जो होता है, त्रिपुरा जो है ये आपको ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा में त्रिपुरी वंश के नाम वंश था, इसलिए इसका नाम त्रिपुरा है। ये 3 देशों से घिरा हुआ है, बांग्लादेश के 3 क्षेत्र से घिरा हुआ, आपको 3 देशों से नहीं 3 क्षेत्रों से घिरा हुआ है बांग्लादेश से आपको त्रिपुरा राज्य, और बांग्लादेश 4096 किलोमीटर का सीमा आपको बनाता है, इसे भी याद रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहां रहे क्वेश्चन कि भारत के सबसे छोटी तटरेखा वाला कौन सा है, तो भारत के सबसे छोटी तटरेखा है आपका गोवा हो जाएगा, सबसे लंबी हो जाएगा गुजरात। भारत के पश्चिम घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है, इसे सह्याद्री पर्वतमाला जाना जाता है। सह्याद्री पर्वतमाला ये वाला क्षेत्र हो जाएगा, ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को भी सह्याद्री कहा जाता है। भारत के कौन से झील नमक वाली सबसे बड़ी झील है, यानी कि यहां सबसे खारा पानी सबसे अधिक मिलेगा, नमक का भी उत्पादन होता है, इसका नाम है सांभर झील, और ये राजस्थान में होता है। कहां पर, राजस्थान में देखने को मिलता है। भारत का कौन सा द्वीप समूह ज्वालामुखी गतिविधि के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है बैरन द्वीप। बैरन जो द्वीप है यह ज्वालामुखी आपको द्वीप कहा जाता है, अंडमान निकोबार में पाया जाता है। ये याद रखिएगा, बैरन द्वीप जो है अंडमान निकोबार में पाया जाता है, भारत की ज्वालामुखी द्वीप आपको कहा जाता है। चलिए यहां पर आपका क्वेश्चन ज्योग्राफी का खत्म हुआ, ज्योग्राफी यहां पर खत्म हुआ। सांभर झील से सबसे अधिक नमक निकलता है, राजस्थान में यह पड़ता है। तो चलो आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन ज्यादा है तो समय भी आपको देना पड़ेगा और समय लेगा क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। ये हम संविधान के स्रोत आपको दिए थे, टॉपिक का नाम पहले ही डाल दिए थे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आपको इसलिए टॉपिक के नाम हम डाल दिए कि आप लोग पढ़ लीजिएगा कहीं से भी जब पढ़िएगा, ठीक। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने बोला है कि 150 टॉपिक का आपको थ्योरी मिलेगा, तो अभी तक 8 टॉपिक का थ्योरी मिल चुका है, और शुरू के 40 से 50 टॉपिक का जो थ्योरी होगा उससे आपको डायरेक्ट हर एक टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो उसे तो जरूर आपको पढ़ लेना है। बारीकी छोटे छोटे टॉपिक है, 150 में मुख्यतः जो बड़े टॉपिक है ये 40 से 85 टॉपिक है, बाकी छोटे छोटे 100 टॉपिक है जो कि एक दिन में 4-4 5-5 टॉपिक आप क्लियर करते चलिएगा। तो आपको दोहरा तिहरा तरीका से तैयारी कीजिए और एक ही चीज का बार बार रिवीजन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। चलिए 21 नंबर, भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है आपको 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम दास्ता का इसे कहा गया था, अग्रिम चार्टर कहा गया था। तो दास्ता का अग्रिम चार्टर आपको जवाहरलाल नेहरू की कहे थे, किसको भैया, ये 1935 का अधिनियम कहे थे, ठीक ना। यानी आधुनिक युग में आपको दास्ता का चार्टर बोले थे भारत के लिए, कौन, आपको जवाहरलाल नेहरू। अब यहां पर यह भी समझने की चीज है कि यहां से हम लोगों ने 2/3 भाग लिया था अपने संविधान का, लगभग 2/3 भाग हम लोगों ने कहां से ले लिया है, यहीं से आपको ले लिया है, ठीक ना। यह सबसे बड़ा स्रोत है हमारे संविधान का। हमारा जो संविधान है विश्व के सबसे लंबा संविधान है, आपको सबसे बड़ा संविधान है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के संविधान कब लागू हुआ, तो भारत के संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। भारतीय संविधान बनाने में आपको भारतीय संविधान बनाने के लिए आपको लगे थे 2 साल 11 माह और आपको 18 दिन, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था, तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो हुआ था, ध्यान में रखिएगा यहां पर गलत है, यहां पर सुधार करना होगा। भारतीय संविधान सभा का गठन जो हुआ था ये 6 दिसंबर को हुआ था, 6 दिसंबर को हुआ था, 1946 में हुआ था। हाँ, पहला बैठक पूछे तो वो हो जाएगा 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को सबसे पहला बैठक हुआ था 1946 में, बैठक पूछे तो आपको 9 दिसंबर को हो जाएगा। और सच्चिदानंद सिन्हा के देखरेख में सबसे पहले अस्थायी तौर पर पहला बैठक हुआ था, ये याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे, तो संविधान निर्माण में जब हमारा पाकिस्तान अलग नहीं था, यानी माउंटबेटन योजना के तहत पाकिस्तान को जब अलग नहीं किया गया था, उस समय तक अगर देखा जाए तो संविधान निर्माण में 389 आपको सदस्य थे, यानी उस समय पाकिस्तान भी अपने भारत में था। फिर बाद में जब पाकिस्तान अलग हो जाता है तो 299 सदस्य बच जाते हैं। भारत संविधान के जनक किसे कहा जाता है, संविधान के जो जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। संविधान के जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, यही ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। भारतीय संविधान में संसद की संप्रभुता के सिद्धांत को किस संविधान से लिया गया है, तो भारतीय संविधान में संसद की संप्रभुता के सिद्धांत को किस से लिया गया है, आपको बताना है। यानी संसद के संप्रभुता के सिद्धांत संविधान से लिया गया है। तो देखिए संसद की संप्रभुता हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ लोक संप्रभुता है, ये ध्यान में रखिएगा। हमारे यहाँ कौन सा लोग है, लोग आंतरिक और बाहरी रूप से दोनों रूप से हम लोग का देश जो है संप्रभु है, यानी यहाँ के रहने वाले लोग, क्योंकि हमारा प्रस्तावना जो शुरुआत होता है हम भारत के लोग से होता है। लेकिन ये संप्रभुता के सिद्धांत जो है कहीं ना कहीं कहां आपको देखने को मिलता है, इंग्लैंड में देखने को मिलता है। संसद यानी संसद कुछ भी कह देता है वो आपको मान लिया जाता है। हम लोग यहाँ हम लोगों से पूछे कि भारत में कौन संप्रभु है, हम भारत के लोग संप्रभु है। इंग्लैंड में पूछे कौन संप्रभु है, आपको इंग्लैंड में पूछे तो संप्रभुता निहित होता है वहां के संसद में, क्योंकि वहां का लिखित संविधान नहीं है,
अलग अलग एक्ट के थ्रू आता है संविधान का आपको अलग अलग भाग में, और वहां पर संसद काफी ज्यादा मजबूत है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि न्यायपालिका सबसे अधिक कहां मजबूत है, तो आपको एक आपको अमेरिका में मिलेगा और एक भारत में मिलेगा न्यायपालिका सबसे अधिक मजबूत, यानी मजबूत न्यायपालिका हम लोगों ने अमेरिका से अपनाया है। इंग्लैंड से हम लोगों ने संसदीय प्रणाली अपनाया है, इसलिए आपको संप्रभुता जो है ये संसद को बताया गया। चलिए आगे चलते हैं। भारत का संविधान किस प्रकार का है, तो भारत का संविधान लिखित है और संघात्मक रूप से है। संघात्मक कहने का मतलब केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा देखने को मिलता है, यानी हाँ, इसलिए हमारा संविधान सबसे लंबा हो चुका है, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों का एक ही संविधान है, इसलिए हमारा देश का सबसे लंबा संविधान, और सभी देशों में मिला लिया जाए तो सबसे आपको लंबा और लिखित संविधान हमारा भारत का है। ठीक, संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है, यह कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ होगा, और आपको भारत एक इंडिया, भारत और इंडिया ये दो, इसका नाम आपको देखने को मिलता है भारत अर्थात इंडिया, ये ध्यान में रखिएगा। ये दो आपको आर्टिकल एक ही में देखने को मिलता है, संविधान के भाग 1 और संविधान के अनुसूची 1 में ये चीज आपको देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है आपको आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक दिया हुआ है, मौलिक अधिकार में दिया हुआ है। ये स्रोत में आप देखिएगा मुख्य रूप से जो है ये आपको अनुच्छेद भी आपको मूल अधिकार का डाल दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है, यह आर्टिकल 21 के ए में है। देखिए स्रोत और विशेषता दोनों लगभग आपको डाल दिया गया है, इसमें आपको क्वेश्चन जो डाला गया है। वैसे मैं आपको स्रोत बताते चल रहा हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से, तो ज्यादा स्रोत में नहीं आपको याद करना है, जो भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था का सिद्धांत किस देश से लिया गया है, तो संघीय व्यवस्था का जो सिद्धांत है, संघीय व्यवस्था के जो सिद्धांत है ऑप्शन के अनुसार कनाडा में हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यह संघीय व्यवस्था जो है यह स्ट्रोंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, स्ट्रोंग, मजबूत जिसे कहा जाता है, क्योंकि हम लोग यह केंद्र सरकार कैसा है, मजबूत है, केंद्र सरकार के पास अधिक शक्तियां है। एकात्मक स्वरूप भी कभी कभी देखने को मिलता है सरकार का, क्यों भैया, क्योंकि भैया हम लोगों ने सशक्त केंद्र अपनाया है। कहां से भैया, हम लोगों ने कनाडा से अपनाया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे यहां पर संघीय व्यवस्था अलग से आपको सशक्त केंद्र पूछे, तो हम लोगों ने कहां से अपनाया है, कनाडा से। और ये भी याद रखिएगा, कनाडा यानी सशक्त केंद्र माने केंद्र मजबूत होगा, राज्यों को थोड़ा कम शक्तियां दिया जाएगा, और ये इसलिए किया गया कि राज्य देश को छोड़कर अलग ना हो जाए, ठीक ना, यानी अलग अलग राज्य अपना अलग अलग देश ना मांग ले। ये आपको कनाडा से देखने को मिलता है। कनाडा से आपको राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है राज्य, आपको राष्ट्रपति करता है, यह भी प्रावधान कहां से देखने को मिलता है, कनाडा से। अखिल भारतीय सेवा यानी कि आईपीएस, आईएफएस, आईएएस ये जो होता है, ये भी एक हरी लाता है, ये भी प्रावधान हम लोगों ने कहां से लिया है, कनाडा से। हम लोगों ने और जीएसटी वाला मॉडल कहां से अपनाया है, हम लोगों ने कनाडा वाला मॉडल पर अपनाया है। ध्यान में रखिएगा, कनाडा वाला मॉडल पर अवशिष्ट शक्तियां हो, यानी समवर्ती सूची, संघ सूची और आपको राज्य सूची के अलावा जो सूची बच जाता है उसे अवशिष्ट सूची कहा जाता है, वो आपको केंद्र सरकार के पास चला जाएगा। ये कहां से हम लोगों ने अपनाया है, कनाडा से अपनाया है, यानी कनाडा वाला ही सिद्धांत पर अपनाया है, वहां से अपनाया नहीं, कनाडा वाला सिद्धांत से अपनाया है। ठीक, स्विट्जरलैंड में आपको देखिएगा छोटा देश है, डायरेक्ट आपको लोकतंत्र देखने को मिलता है स्विट्जरलैंड में, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सबसे अधिक बार संशोधित होने वाला अनुच्छेद कौन सा, भाई सबसे अधिक बार जिससे संशोधन होगा वही अनुच्छेद सबसे अधिक संशोधित होगा। ओबीसी सी बात है, आर्टिकल 368 में आपको संविधान के भाग 20 में देखने को यह मिलता है। और आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये क्या है, संविधान संशोधन क्या है, ये आपको साउथ अफ्रीका से देखने को मिलता है। कहां से, साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से हम लोगों ने यह भाग लिया है आपको संविधान संशोधन का। यह देखते हैं, संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, तो यह मौलिक अधिकार की रक्षा से संबंधित है, जिसे सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। तो यह मौलिक अधिकार की सुरक्षा से संबंधित है, आपको रक्षा से संबंधित है। देखिए रीट शक्ति किसे प्राप्त होता है, तो रीट शक्ति जो प्राप्त होता है ये उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत 5 रीट निकाल सकता है, मूल अधिकार हनन होने के बाद। आर्टिकल 226 के तहत देखिएगा आपको उच्च न्यायालय निकाल सकता है। अभी भारत में एक आपको सुप्रीम कोर्ट है जिसकी स्थापना आपको 28 जनवरी को हुआ था, 28 जनवरी 1950 को हुआ था। अभी सुप्रीम कोर्ट आपको देखिएगा बी.आर. गवई जो हो जाएंगे, अभी 52वां सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे, यानी कि 52वां मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट का। कौन है भैया, बी.आर. गवई। आप देखिएगा उच्च न्यायालय की संख्या आपको 25 हो चुका है। 25वां उच्च न्यायालय जो बना है आंध्र प्रदेश का अमरावती में बना हुआ है, इसे भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति का चुनाव करता है निर्वाचक मंडल करता है, आर्टिकल 54 में इनके निर्वाचक मंडल में बताया गया, और बताया गया संसद के सभी सदस्य जो हो जाएंगे निर्वाचित, सभी सदस्य संसद के भाग लेते हैं, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, दिल्ली पांडुचेरी विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत कहां से लिया गया है, मैंने क्या बोला था आपको, मजबूत न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होगा, आर्टिकल 50। डीपीएसपी का आर्टिकल क्या कहता है कि कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग हो गया, न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग काम करेगा इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, और ये कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि पूरे विश्व में सबसे मजबूत न्यायपालिका अमेरिका में देखा जाता है, उसके बाद भारत में देखा जाता है, क्योंकि हम लोगों ने न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र कर रखा है, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। यहीं से हम लोगों ने फंडामेंटल राइट लिया है, मौलिक अधिकार कहां से लिया है, यूएसए से हम लोगों ने लिया है। संविधान के आप देखिएगा कि लिखित संविधान की अवधारणा
आपसे क्वेश्चन पूछे लिखित संविधान सबसे पहले कहां आया था, तो अमेरिका में ही आया था, इसे भी याद रखिएगा। हम लोगों ने यहां से मूल अधिकार लिया है, ऐसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है मूल अधिकार को। अमेरिका से बहुत से जुडिशियल रिव्यू हो गया, यानी रिव्यू कर सकता है कोई भी कानून का, ये भी हम लोगों ने कहां से लिया है, अमेरिका से ही लिया है। ये आपको रिव्यू कौन करेगा भाई, कोर्ट करेंगे, नहीं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करता है जुडिशियल रिव्यू, अमेरिका से ही हम लोगों ने लिया है। हाँ ये भी लिया है कि आपको कानून का समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण भी हम लोगों ने कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है। जबकि कानून के समता या समानता हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने खास तौर पर समवर्ती सूची लिया है, प्रस्तावना की भाषा लिया है हम लोगों ने कहां से, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इंग्लैंड से खास तौर पर हम लोगों ने एकल नागरिकता लिया है, यहां से हम लोगों ने संसदीय शासन प्रणाली लिया है। और जितने भी आपको देखिएगा लोकसभा अध्यक्ष की विशेषता, लोकसभा के सदस्यों की विशेषता, ये कहां से हम लोगों ने लिया है, ये आपको इंग्लैंड से ही लिया है। यानी ज्यादातर संसदीय प्रणाली वाला भाग क्या हो जाएगा, इंग्लैंड को संसदीय प्रणाली की जननी भी कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भारत की राजकीय भाषा कौन सी है, भारत की राजकीय भाषा जो है यानी राज्य भाषा जो हो जाएगी भारत की, आपको आर्टिकल 343 के अनुसार जो हो जाएगी, ये भाषा जो हो जाएगी हिंदी हो जाएगी, और आपको देवनागरी लिपि हो जाएगी, और इंटरनेशनल जो हो जाएंगे अंक हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का उल्लेख है, यही आर्टिकल 343 में आपको राजभाषा का उल्लेख दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान जब हम लोग का अधिनियमित अंतरित हो गया था, यानी संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन कुछ ही प्रावधान लागू हुए थे, ये हुए थे 26 नवंबर 1949 को। इसलिए हम लोगों ने 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस या कानून दिवस भी मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। पहली बार संविधान में कब संशोधन हुआ था, 1951 में संशोधन हुआ था, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। 9वीं अनुसूची में जमींदारी वाला कानून जोड़ा गया था, यानी खेत वाला, जिस पर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप ना कर पाए, ये आपको कानून जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची आपको देखने को मिलता है 1951 में, पहली संविधान संशोधन द्वारा, यानी फर्स्ट आपको संविधान संशोधन द्वारा देखने को मिलता है ये आपको। चलिए 1951 में भारत के संविधान के मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं, जिसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के भाग 3 में इसे देखने को मिलता है, भाग 3 में देखने को मिलता है। हम लोगों ने कहां से यह प्रावधान लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है। तो संविधान में आप देखिएगा आपको जो मूल अधिकार हम लोगों ने कहा लिया है, संविधान के अमेरिका से लिया है, वहां के बिल ऑफ राइट्स से हम लोगों ने मूल अधिकार लिया है। ठीक, इसे याद रखिए, क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछता है तो। ठीक, आगे चलते हैं। संविधान का अनुच्छेद 368 में किससे संबंधित है, फिर से वही आ गया, दक्षिण अफ्रीका से हम लोगों ने लिया है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एकमात्र प्रक्रिया जो दक्षिण अफ्रीका से ज्यादातर हम लोग के संविधान में देखने को मिलता है, वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया देखने को मिलता है। संविधान के भाग 20 में अभी तक 106 संविधान संशोधन हो चुका है। 106वां संविधान संशोधन क्या है, आपको लोकसभा या विधानसभा में 1/3 महिलाओं का सीट जो रिजर्व किया गया है। राष्ट्रपति की शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। आर्टिकल 60 के अंतर्गत देखिएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, इसे भी याद रखिएगा। हाँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हम लोगों ने कहां से लिया है, वो लिया है हम लोगों ने अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है, इसे भी याद रखिएगा। वित्तीय आपात हम लोगों ने कहां से लिया है, वो भी अमेरिका से लिया है। संसद के कितने सदन होते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा आपको राज्यसभा। संसदीय प्रणाली हम लोगों ने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। और संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा होते हैं और राज्यसभा होते हैं। सदन पूछे तो 2 होते हैं संसद का, आपको अंग पूछे तो 3 होते हैं। ठीक, अंग में आपको राष्ट्रपति भी शामिल हो जाता है, अभिन्न अंग होता है संसद का। आर्टिकल 80 में आपको 81 में लोकसभा है, और आर्टिकल 80 में आपको राज्यसभा के प्रावधान देखने को मिलता है। ठीक, आगे चलते। संविधान में भाषा का प्रावधान है, संविधान में भाग आपको 17 में आर्टिकल 343 से लेकर 351 में आपको भाषा के बारे में बताया गया है। चलिए आगे चलते। 26 भारतीय संविधान में कानूनी न्याय का सिद्धांत किस देश से लिया गया है, भारतीय संविधान में कानूनी न्याय, तो कानूनी न्याय का सिद्धांत कहां से लिया गया है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर लगाइए। तो कानूनी न्याय यानी कानून के सामने समता, कानून का समता, या आपको क्वेश्चन पूछे समानता, कानून का समता या समानता आप देखोगे आर्टिकल 14 में देखने को मिलता है। और हम लोगों ने कहां से लिया है, ये हम लोगों ने इंग्लैंड से लिया है। प्रकृति में देखा जाए तो कानून के समता या समानता जो है नेगेटिव प्रकृति का है, और कानून का समान संरक्षण जो है ये पॉजिटिव प्रकृति का है। समान संरक्षण पूछे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कानून का समान संरक्षण, ये आपसे क्वेश्चन पूछे, ये हम लोगों ने यूएसए से लिया है, ये पॉजिटिव प्रकृति का होता है। जापान से हम लोगों ने क्या लिया है, तो जापान की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया है। प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हम लोगों ने कहां से लिया है, आपको जापान से लिया है, इसे भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। संविधान में नागरिकों को शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, नागरिक की शिक्षा का अधिकार जो जोड़ा गया था 86 अमेंडमेंट द्वारा 2002 में। इसमें 3 आर्टिकल जोड़े गए थे, 21 के ए जोड़े गए थे, राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट के तहत 45 जोड़े गए थे। डीपीएसपी के तहत आप देखेंगे आपको राज्य का कर्तव्य होगा शिक्षा मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए, ये आपको डीपीएसपी हो जाएगा। आर्टिकल आपको 51 के ए में देखिएगा, ये आपको 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, यानी शिक्षा वाला जो मौलिक कर्तव्य था 11वां। ये सभी के सभी 86 अमेंडमेंट द्वारा 2002 द्वारा जोड़े गए थे। संविधान के भाग 4 किससे संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। और ये हम लोगों ने कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया है। कहां से लिया है, हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है। संविधान के भाग 4 में ये देखने को मिलता है, नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक देखने को मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आपातकाल की व्यवस्था हम लोगों ने किस भाग में है, आपातकाल आर्टिकल 18 में जो है, आर्टिकल 352, 356
और 360, ये 3 प्रकार के आपातकाल राष्ट्रपति लागू करते हैं। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल जो अभी तक 3 बार लागू हो चुका है। आर्टिकल 356 के तहत आप देखिएगा आपको जो है राष्ट्रपति शासन जो कि सबसे अधिक मणिपुर में और आपको यूपी में 10-10 बार लागू हो चुका है। और वित्तीय आपात जो होता है आर्टिकल 360 के तहत, ये वित्तीय आपात का प्रावधान हम लोगों ने कहां से लिया है, ये हम लोगों ने लिया है आपको अमेरिका से। अगर देखा जाए तो आर्टिकल 352 के तहत या 356 के तहत जो मूल अधिकार हनन हो जाता है, यानी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय आपात हम लोगों ने कहां से लिया है, या आपात ये जर्मनी के वाइबर संविधान से लिया है, जिसमें मूल अधिकार खत्म किए जाते हैं कुछ आपको आर्टिकल 20-21 को छोड़कर। ये चीज हम लोगों ने वाइबर संविधान से लिया है जर्मनी के। संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया करता था अनुच्छेद 370, इसे आप खत्म किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य मतलब होता है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा भाग में है, भाग आपको देखा गया तो 4 के ए में है। इसे कब जोड़ा गया था, इसे जोड़ा गया था आपको लगभग 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। स्वर्ण समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। यूएसएसआर से हम लोगों ने ये लिया है। कहां से लिया है, यूएसएसआर से लिया, यूएसएसआर से। ये भी याद रखिएगा, अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, पहले 10 ही लिया गया था, लेकिन 86 अमेंडमेंट 2002 द्वारा 11वां जोड़ा गया था। ये हम लोगों ने कहां से लिया है, रूस से लिया है। रूस से हम लोगों ने क्या लिया है, रूस से हम लोगों ने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आपको जो है न्याय के बारे में भी हम लोगों ने रूस के क्रांति से अवधारणा लिया है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का अवधारणा भी हम लोगों ने कहां से लिया है, रूस से ही लिया है। चलिए आगे चलते हैं। फ्रांस से क्वेश्चन पूछता है, फ्रांस से हम लोगों ने क्या लिया है, फ्रांस से हम लोगों ने गणराज्य लिया है। रिपब्लिक का अवधारणा हम लोगों ने कहां से लिया है, आपको फ्रांस से लिया है। बंधुता समानता और बंधुत्व का जो है आपको बंधुता समानता और आप देखिएगा स्वतंत्रता की नारा हम लोगों ने कहां से लिया है, ये भी फ्रांस के क्रांति से हम लोगों ने प्रस्तावना में लिया है। इसे भी याद रखिएगा, ठीक, ये भी चीज ये देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। तो जो भी चीज है जैसे वो चीज मैं आपको बताते चल रहा हूं कौन से कहां से प्रावधान लिया गया। संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार की है, प्रस्तावना संविधान के परिचय पत्र है, संविधान की कुंजी है, संविधान की आत्मा है, संविधान का झलक है, फिलोसफी है, ये सभी क्या है आपको प्रस्तावना में देखने को मिलता है, ठीक ना। प्रस्तावना हम लोगों ने कहां से लिया है, प्रस्तावना हम लोगों ने यूएसए से लिया है, लेकिन अगर इसका भाषा पूछे, इस प्रस्तावना की भाषा पूछे तो ये लिया गया है हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, इसे भी याद रखिए। आगे चलते हैं, संविधान के किस देश के साथ सबसे अधिक प्रभावित है। हमारा जो संविधान है ये कहां से सबसे अधिक प्रभावित है, यानी कहां से प्रावधान हम लोगों ने ज्यादा लिया है। एक तो ब्रिटेन से भाई संसदीय प्रणाली, और अमेरिका से, 2 जगह से सबसे अधिक हम लोगों का संविधान प्रभावित है, ये भी याद रखिएगा। यानी कि ब्रिटेन से हम लोगों ने सबसे अधिक प्रावधान लिया है और अमेरिका से भी लिया है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 14 किस अधिकार से संबंधित है, तो समानता का अधिकार। समानता का अधिकार या समता का अधिकार हम लोगों ने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। कहां से लिया है, ब्रिटेन इंग्लैंड से लिया है हम लोगों ने, ब्रिटेन से लिया है, इसे भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 से संबंधित है, यह है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। इसी आर्टिकल 21 के तहत है आपको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हम लोगों ने जापान से लिया है, जो कि आर्टिकल 21 में आता है। यानी कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन तभी किया जा सकता है, यानी खत्म किया जा सकता है, जब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही खत्म किया जा सकता है। भारतीय संविधान के न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत हम लोगों ने कहां से लिया है, जुडिशियल रिव्यू का। न्यायिक समीक्षा आपको पूछे, पुनरावलोकन आपको पूछे, पुनरावलोकन का संविधान, जुडिशियल रिव्यू का संविधान, ये हम लोगों ने कहां से लिया है, ये अमेरिका के संविधान से लिया है। ये सभी की सुविधा हम लोगों ने कहां से लिया है, अमेरिका के जुडिशियल रिव्यू हुआ या पुनरावलोकन हुआ, ये हम लोगों ने कहां से लिया है, आपको अमेरिका के संविधान से लिया है। चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष अस्थायी पूछे तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि 11 दिसंबर को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्षता करते हैं 1946 में। अस्थायी पूछे तो आपको कौन हो जाएंगे, वो भैया सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है, संप्रभु कहा गया है, समाजवादी कहा गया है, पंथनिरपेक्ष कहा गया है, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। यानी और भी प्रावधान इसमें देखने को मिलता है, लेकिन ये मुख्यतः हमारे संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु है, हम भारत के लोग, किए हैं हम भारत के लोग से प्रस्तावना स्टार्ट होता है। समाजवादी है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष जो है, अखंडता, तीनों शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। एक बार मात्र प्रस्तावना में संविधान संशोधन हुआ है, उसमें आपको जोड़े गए थे, ठीक है ना। बाकी लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र हम लोग है, जनता के प्रतिनिधि द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। और गणराज्य हम लोगों ने फ्रांस से लिया है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है, संविधान में मूल रूप से अगर देखा जाए तो 395 अनुच्छेद है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कितने संविधान में भाग है, तो संविधान मूल रूप से आपकी देखा जाए भाग तो 22 है। अभी की अगर देखा जाए, अभी आपको 450 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं, ये भी याद रखिएगा, और 25 आपको भाग हो चुका है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए, और आपको अनुसूची पूछे तो पहले 8 था, अब आपको 12 अनुसूची हो चुका है। भारतीय संविधान में संविधान सभा के गठन का विचार किस अनुशंसा पर की गई थी, तो भारतीय संविधान में संविधान सभा का गठन जो किया गया था, यह किया गया था आपका कैबिनेट मिशन योजना। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आता है, उसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया जाता है। और प्रांतों के 10 लाख लोगों पर 1 लोगों को चुनकर आना था, और वही संविधान हमारा निर्माण करेंगे। ये कौन सा योजना हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत हो जाएगा। संविधान के सबसे छोटा भाग कौन सा है, संविधान का सबसे छोटा भाग 4 का ए है, नागरिकों के मूल कर्तव्य है। और संविधान का सबसे बड़ा भाग जो हो जाता है, ये भाग 5 होता है, जिसमें आपको आर्टिकल
आर्टिकल 152 से लेकर 151 तक आपको है, इसमें केंद्र के बारे में बताया गया है, यानी कि केंद्र के कार्यपालिका, केंद्र के न्यायपालिका, केंद्र के आपको विधायिका, ये सभी के सभी आपको बताए गए हैं भाग 5 में। तो सबसे बड़ा भाग हो जाता है। संविधान का भाग 3 किससे संबंधित होता है? यह मूल अधिकार से संबंधित होता है। संविधान के भाग 3 जो है ये कहां से लिए गए? यूएसए से लिए गए हैं। इसे आपको संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से संबंधित है। भाग संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? अभी संविधान में टोटल 6 मूल अधिकार थे। पहले आपको 7 थे। संपत्ति का अधिकार आपको जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया, आर्टिकल 300A में डाल दिया गया, इसे लीगल राइट बना दिया गया। मूल कर्तव्यों की संख्या कितना है? टोटल 11 भी मूल कर्तव्यों की संख्या संविधान के भाग 51 के आपको ए आर्टिकल में देखने को मिलता है, और भाग पूछे तो 4 के ए में देखने को मिलता है। यूएसएसआर के संविधान से हम लोगों ने अपनाया है मूल कर्तव्य, सोर्स समिति की सिफारिश पर अपनाया है। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो प्रेरित है ये कहां से प्रेरित है? हम लोगों ने कहां से लिया है? ये लिए हैं हम लोगों ने अमेरिका से। जैसे अमेरिका की प्रस्तावना में दिया हुआ ना शुरू वाला शब्द विद पीपुल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वही आप देखिएगा हम लोगों ने भी लिया है भारत के, कि हम भारत के लोग जो स्टार्ट किए गए हैं हम लोगों ने अमेरिका से ही आपको ये चीज देखने को मिलता है। चलिए, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर पॉलिटी भी आपको देखिएगा, यानी कि पहले खत्म कर लेते हैं फिर बात करते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? पहले आपको 8 अनुसूचियां थी, अब 12 अनुसूचियां है। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा है? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा है भारतीय संविधान को निर्माण करने में। भारत के सर्वोच्च कानून कौन सा है? भारत का सर्वोच्च कानून है भारत का संविधान, और भारत का संविधान विश्व के सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में सबसे लंबा भाग कौन सा है? सबसे लंबा भाग पूछे तो आपको भाग 20 हो जाएगा। लंबा कहने का मतलब कि 1 से लेकर 106 संविधान संशोधन अभी तक हो चुका है। अगर यही बड़ा पूछता, सबसे बड़ा भाग पूछे तो भाग 5 हो जाएगा। ठीक, ये भाग 5 होगा, सबसे बबड़ा भाग हो जाएगा। ये लंबा इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि अभी तक कितना वो विस्तार उसका हो चुका है। तो ये देखिएगा 106 संविधान संशोधन हो चुका है आर्टिकल 368 के तहत। तो ये अभी तक ये चीज देखने को मिलता है। चलिए, हालत खराब हो जाएगा बबुआ, ठीक ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई जो है ये हमको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे बोला जाता है। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई की स्थापना अगर पूछे तो आरबीआई, क्योंकि बैंक के बारे में मैं आपको पढ़ने के लिए बोला था, तो आरबीआई की स्थापना हुआ था 1935 में। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आपको ये हुआ था 1935 में। इसका मुख्यालय मुंबई में पड़ेगा। मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या होता है? मुद्रा जो होता है इसका प्रमुख कार्य क्या होता है ये आपको बताना है। तो विनिमय का माध्यम होता है। मुद्रा क्या होता है? विनिमय का माध्यम होता है। यानी आपको मुद्रा क्या है? आपका रुपया मुद्रा ही है ना जी। लीगल टेंडर उसे कहा जाता है, यानी सरकार ने उसे लीगलाइज कर आपको दे दिया है कि उतना पैसा आप ले जा दीजिएगा तो सामान मिलेगा आपको। ठीक, तो 1 मिनट, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ दिया। भारतीय रिजर्व बैंक की आपको स्थापना कब हुआ था? तो ये आपको स्थापना हुआ था 1935 में। स्थापना 1935 में हुआ था, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। चलिए अब समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। एसएलआर मतलब क्या होता है? वैधानिक तरलता अनुपात, यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी होता है, एसएलआर जो होता है, सीआरआर जो होता है, ये सभी जारी करता है आरबीआई। ठीक ना। बैंक दर का क्या अर्थ होता है? ये फुल फॉर्म याद रखिएगा एसएलआर का। वह दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को ऋण देता है, यानी कि पैसा देगा ना अन्य बैंकों को, तो अन्य बैंक क्या कहोगे? आप लोगों को पैसा देंगे, मार्केट में पैसा देंगे। अब देखो, बैंक है आरबीआई, ये सरकार का बैंक है, ठीक ना। मुख्यालय मुंबई में पड़ता है। अब ये पैसा छापता है, इस पर ही पैसा पर जो आपको साइन होता है इसके गवर्नर का होता है, आरबीआई के गवर्नर का। अब ये सब लोग थोड़े ना बैंक पैसा छापता है। अब यहां से पैसा मांगता है अन्य बैंक, यानी मान लो पीएनबी हो गया, पीएनबी, इसको पैसा चाहिए तो ये कहां से मांगेगा? आरबीआई से। तो जो जितना पैसा मांगेगा, मान लो 1 करोड़ रुपया मांगेगा, तो ये कुछ इंटरेस्ट पर देगा, उसी इंटरेस्ट को कहा जाता है बैंक दर। और फिर जब पीएनबी के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है तो वो रिटर्न करता है किसको? आरबीआई को। तो वो जो रिटर्न करेगा जिस दर पर, उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। तो आपको बैंक दर कौन निर्धारित करेगा? आपका, ये आपको आरबीआई करता है, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 32। भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर का कार्यकाल कितना है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का, यानी आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल आपसे पूछ रहा है, यानी कितना होता है? आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल जो होता है ये कितना होता है? चलिए बताइए, सभी लोग लगाइए क्वेश्चन बढ़िया से। आसान क्वेश्चन है, बढ़िया से लगाइएगा तो सही कर जाइएगा, फिर ना तो दांत चिपोरिएगा। आरबीआई के गवर्नर का मुख्यतः कहा गया है कि 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है मुख्यतः। चलिए आगे चलते हैं। सीआरआर क्या होता है? सीआरआर भी कौन जारी करता है? आरबीआई। यानी ये होता है कैश रिजर्व रेशियो। ये बैंक जो होते हैं अपने पास जो रिजर्व रेशियो रहते हैं उन्हें कहा जाता है नगद आरक्षित अनुपात, कहा जाता है सीआरआर कहता है। ये भी आपको कौन निर्धारित करता है? आरबीआई। बैंक अपने पास कितना पैसा रखेंगे, ठीक,
किसने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया? आपको कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इंदिरा गांधी के समय था। तो क्वेश्चन पूछता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में हुआ था। बस क्वेश्चन को थोड़ा फ्लिप कर दिया गया है। चलिए, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन का उद्देश्य क्या होता है? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी नाम से ही पता चल रहा है, वित्तीय समावेशन यानी सभी बैंकों के सेवाओं को जोड़ना, यानी सभी को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना। जैसे आपको बैंक से आपका अकाउंट खुलवाया गया था ना जी, आप मोदी जी आए थे जब, तो आपको बैंक में आपको देखिएगा कि जनधन योजना के तहत बैंक में क्या किया गया था? अकाउंट खुलवाया गया था। तो वो सबसे विश्व के सबसे बड़ी समावेशी आपको जो है जनधन योजना हो जाएगी, ये वित्तीय समावेशन योजना। आईएमएफ की स्थापना कब हुआ था? 1944 में हुआ था। इसका आपको मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में पड़ता है। वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ भी पड़ता है, वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय पड़ता है। ठीक, इस ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में आपको स्थापना किया गया था आईएमएफ का। वैसे आपको बताएं कि आईएमएफ का ओरिजिनली अगर ऑप्शन में आपको 1945 देता है तो आपको लगा लेना। वैसे ये भी सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का अगर पूछे, वर्ल्ड बैंक का पूछे, इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में होता है, तो इसका 1944 में स्थापना होता है। ठीक ना, वैसे आईएमएफ का पूछे तो 1945 में स्थापना होता है, लेकिन दोनों की स्थापना की घोषणा कर दिया जाता है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में जब हुआ था। ठीक, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो का उद्देश्य क्या होता है? सीआरआर कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है आपको बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा तो आप लगा दीजिएगा। सीआरआर का आपका मुख्य जो उद्देश्य होता है, ये होता है बैंक के पास नगद राशि का एक निश्चित राशि रखना। यानी बैंक अपने पास निश्चित राशि क्यों रखेंगे? सबसे बड़ी सवाल, क्योंकि भाई सुरक्षा सबसे बड़ी जरूरी है। एक बैंक है, उसमें आपको 2000 करोड़ रुपया है, 2000 करोड़ रुपया है। अब वो अपने पास कुछ पैसा ना रहे, सब पैसे बांट दे, सब पैसे बांट दे, तो इस स्थिति से क्या होगा? सब पैसा बांट दिया मार्केट में, तो क्या होगा? अगर किसी को पैसा चाहिए, अपना निकालना चाहे, तो उसके पास तो पैसा है नहीं, तो पैसा आएगा तभी दे पाएगा। इसलिए आपको सीआरआर जरूरी होता है। और महंगाई को भी कंट्रोल करने के लिए सीआरआर बढ़ा दिया जाता है। सबसे पहले मैं बताऊं कि मुद्रा का वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? सीआरआर आरबीआई बढ़ा देता है। यानी बैंक को कहा जाता है कि और अपने पास आप रिजर्व रखो, यानी कैश का, और पैसा अपने पास रखो, मार्केट में ना दो। तो उस हिसाब से मार्केट से पैसा आपको बैंक के पास आ जाता है, तो आपको महंगाई बढ़ने, मतलब कि पैसे का वैल्यू बढ़ता है, महंगाई घटने लगता है। ठीक, चलिए, डिजिटल मुद्रा का उदाहरण क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी कौन सा है? डिजिटल मुद्रा का उदाहरण है। आपको क्रिप्टो करेंसी आप जानते हो ना, बिटकॉइन जिसे कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। रुपे कार्ड किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा रुपे कार्ड जो होता है ना, जो आपको रुपे कार्ड विकसित किया जाता है, वो आपको विकसित किया गया। चलिए, यूपीआई का पूरा नाम आपको देखिएगा, भारत का आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वाला ये चीज है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भारत का पूरे विश्व के सबसे आपको ऑनलाइन में देखा जाए यूपीआई सबसे बड़ा हो चुका है, और भारत का पहला आपको ही किया है भीम यूपीआई, जिसका आप नाम लेते हो। 34 देख लेते हैं। बैंकिंग प्रणाली में रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य क्या होता है? बैंकिंग प्रणाली में आपको रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई की बात रहा है, यानी बैंकों का बैंक के बारे में ये बात कह रहा है कि इसका मुख्य कार्य क्या होता है। चलिए बताइए, तो ये क्या होता है? आरबीआई में बैंकिंग प्रणाली जो है, ये क्या काम करता है? ये मुद्रा का प्रबंधन करता है और बैंकों का निगरानी रखता है कि कौन सा बैंक जो है ये ज्यादा पैसा किसी को तो लोन नहीं ना दे दिया जो उसके पास लौट कर नहीं आ सकता है। यानी बैंक जो है घोटालाबाजी तो नहीं कर रहा है ना, अपना चेहरा देख देख कर पैसा तो नहीं ना बांट रहा है। तो ये क्या करता है? मुद्रा का एक तो प्रबंधन करता है कि कितना मुद्रा चाहिए, उसके हिसाब से छापता है, और बैंकों को निगरानी भी देखता है, अन्य बैंकों को ध्यान रखता है, और उसका स्टेटस भी मेंटेन करते रहता है, उस पर फाइन भी हमेशा ठोकते रहता है गलत काम करता है। तो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो ये अंग्रेज पूछे तो सर ओसबर्न स्मिथ थे। जब आरबीआई का स्थापना हुआ था तो ये गवर्नर बने थे सर ओसबर्न स्मिथ, यानी 1935 वाला समय में अगर देखा जाए तो। भारतीय मूल के पहले हो जाएंगे, यानी भारतीय अगर देखा जाए तो सीडी देशमुख हो जाएंगे। अगर भारतीय पूछा जाए तो सीडी देशमुख हो जाएंगे, इसे भी याद रखिएगा। भारतीय गवर्नर जो हो जाएंगे ये सीडी देशमुख हो जाएंगे। मुद्रा प्रसार के सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो मुद्रा प्रसार के सबसे बड़ा स्रोत, यानी मुद्रा जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, यानी मार्केट में जा रहा है, ये वाणिज्य बैंक है। वाणिज्य बैंक यानी बैंक ही पैसा देता है, लेता है। वित्तीय वर्ष भारत में कब से कब तक होता है? तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो है हम लोग अपना फाइनेंशियल ईयर घोषित करते हैं, और एडब्ल्यूएस भी हम लोग का इसी ईयर में बनता है। चलिए 35 देख लेते हैं। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का अर्थ क्या होता है? एनपीए बराबर आपके एग्जाम में रहा, ये आपको जो होता है, यानी हम लोग क्या किए कि मान लो पीएनबी से बैंक ले, पीएनबी क्या किया? किसी को आपको उठाकर पैसा बांट दिया, क्या कर दिया? 5000 करोड़ रुपया बांट दिया ये किसी को, किसी भी, और वो जो है वो आदमी इसको पैसा नहीं दे पा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? अगर उसका पैसा देने की क्षमता खत्म हो गया, यानी वो हो जाएगा उसका एनपीए, यानी वो बैंक का क्या हो जाएगा? एनपीए, यानी वह ऋण जिसे चुकाया नहीं जा सकता है, वह ऋण जिसे चुकाया नहीं जा सकता है। ये बैंक, भारतीय बैंक का सबसे बड़ा समस्या यही है। एनपीए है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी ये जो एसेट है, जो बैंक दिया है कर्ज, वो एसेट काम नहीं कर पा रहा है, उस पर ऋण नहीं मिल पा रहा है, इससे यानी कि जो आपको ऋण नहीं चुकाया जा सकता है। बैंक को नियंत्रित करने वाला
अधिनियम कौन सा है? तो बैंक को नियंत्रित करने वाला मुख्य जो अधिनियम हो वो है बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, जो अलग अलग बैंकों को आपको नियमित करता है, ठीक ना, कानून के तहत। भारत में पहली बार कागजी मुद्रा की शुरुआत हुआ था 1861 में, और पहली बार कागजी मुद्रा आपको देखा जाए मुद्रा के प्रचलन कागज के तौर पर कहां किया गया था? तो कागज ही सबसे पहले चीन में बनाया गया था, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा, कागजी मुद्रा के लिए चीन जाना जाता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यह अन्य बैंकों को ऋण देता है और सहायता प्रदान करता है, और भारत का बैंकों का बैंक हो जाएगा, भारत सरकार का बैंक हो जाएगा, क्योंकि भारत सरकार भी कहां से पैसा निकालता है? आरबीआई से पैसा निकालता है। चलिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन का उद्देश्य क्या होता है? तो ओपन मार्केट क्यों किया जाता है भाई? ओपन मार्केट ऑपरेशन इसलिए होता है कि मुद्रा का तरलता को नियंत्रित किया जा सके करना, ठीक ना। यानी मुद्रा के वैल्यू, तरलता मतलब होता है वैल्यू, कितना जा रहा है मुद्रा। मुद्रा जब मार्केट में ज्यादा चल जाता है तो उसका अब क्या होता है? वैल्यू गिर जाता है, और सामान आपको ज्यादा महंगा हो जाता है तो उसे महंगाई कहा जाता है। 36 देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? आरबीआई की स्थापना 1935, राष्ट्रीयकरण 1949 में, इसका मुख्यालय मुंबई में पड़ता है। मुंबई को क्या कहा जाता है? वित्तीय राजधानी कहा जाता है। पहले आरबीआई का मुख्यालय मुंबई नहीं हुआ करता था, बाद में मुंबई कर दिया गया, मतलब 1937 में कर दिया गया। आईएफसी कोड किसके लिए जरूरी होता है? जब तुम लोग आईएफसी कोड कहोगे, ये किसके लिए होता है? ये होता है बैंकिंग लेन देन के लिए। जैसे कि आप अगर यूट्यूब ही बनाओ, जो यूट्यूब चलाते हैं उनको पता होना चाहिए, या जिनका विदेशों से पैसा आता है उनको पता होना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब विदेश से देता है ना। यूट्यूब किसका कंपनी है? अमेरिका का कंपनी है, तो अमेरिका कंपनी है, वो भी पैसा देता है, तो उसके लिए कोड होता है। बैंक में क्या होता है? आईएफसी कोड। तो पैसा जब हम लोग का यूट्यूब का पैसा आता है तो उसमें आपको आईएफसी कोड डालना पड़ता है। यानी पैसा जब डॉलर में आता है उसके लिए आईएफसी कोड होता है, ठीक। यानी ये किसके लिए होता है? बैंकिंग लेन देन के लिए होता है, ठीक ना। हर बैंक का आईएफसी कोड होता है, एक क्षेत्रीय मतलब एक क्षेत्र का आईएफसी कोड हो गया उस बैंक का, तो उसका प्रयोग किया जाता है आईएफसी। चलिए, निफ्टी और सेंसेक्स किससे संबंधित है? ये शेयर बाजार से संबंधित है। निफ्टी और सेंसेक्स का हमेशा नाम आप लोग सुनते हैं, क्या हो जाएगा भैया? निफ्टी बढ़ गया, सेंसेक्स बढ़ गया, ये शेयर बाजार से संबंधित। चलिए आगे चलते हैं। भारत के सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा हो जाएगा? तो भारत के सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का अगर बैंक पूछे तो आरबी हो जाएगा। आरबीआई का स्थापना जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से 1921 में किया गया था, इसका एसबीआई कर दिया गया 1955 में। एसबीआई नाम कब कर दिया गया था? राष्ट्रीयकरण कर 1955 में कर दिया गया था। एनपीसीआई की स्थापना कब हुआ था? नेशनल पेमेंट वाला जो बैंक हुआ था, ये आपको 2008 में आपको एनपीसीआई का स्थापना हुआ था। विदेशी मुद्रा भंडार का नियंत्रण कौन करता है? तो विदेशी मुद्रा भंडार का जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है, वित्त मंत्रालय करता है, भारतीय स्टेट बैंक करता है, वित्त आयोग करता है। तो विदेशी मुद्रा भंडार का नियंत्रण जो करता है ये करता है आपको आरबीआई। यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार आप समझ रहे हो, यानी कि डॉलर हुआ या जो विदेश से पैसा आता है उसके जो भंडारण करेगा वो कौन करेगा? आरबीआई करता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ठीक ना। अब चलो, यूपीआई किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? यही एनपीसीआई, जिसकी स्थापना 2008 में हुआ था। एनपीसीआई ही आपको कौन करता है? यूपीआई का आपको जो होता है विकसित करता है। बैंकिंग लोकपाल योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? 1995 में। बैंकिंग लोकपाल योजना कब शुरुआत हुआ था? 1995 में। मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत में कौन सा सूचकांक प्रयोग किया है? तो मुद्रास्फीति को मापने के लिए जो मुख्यतः सूचकांक का प्रयोग किया जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है। याद रखिएगा, थोक मूल्य सूचकांक का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन सबसे अधिक किया जाता है आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का किया जाता है, ठीक ना। सीपीआई का सबसे ज्यादा आपको यह प्रयोग किया जाता है। कौन सी मुद्रा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सबसे अधिक उपयोग होती है? तो अमेरिकी डॉलर। भाई हॉट करेंसी भी इसे कहा जाता है, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल करेंसी हो जाएगा, हॉट करेंसी भी होता है। ये बदमाशी मत करो, बात क्या है तुम लोग करते हो। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट यानी वही जो आरबीआई जो अन्य बैंकों को पैसा देगा, रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों से उधारी ले, रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को दी जाने वाली उधारी, आरबीआई यानी रेपो रेट होता है, आरआर जिसे कहा जाता है। और ट्रिपल आर किसे कहा जाता है? रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है, इसे रिवर्स रेपो रेट। ये क्या होता है? अन्य बैंक जो पैसा आरबीआई को लौटाते हैं उन्हें कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में सबसे पहला बैंक कौन सा है? तो भारत के सबसे पहला बैंक का नाम बताना है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान हो जाएगा, जो कि 1770 में आपको स्थापित किया गया था। भारत का पहला अपना जो स्वदेशी बैंक हो जाएगा। भारत का सबसे पहला बैंक पूछे तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770। भारत का पहला डिजिटल भुगतान ऐप कौन सा हो जाएगा? भीम हो जाएगा। भारत का पहला, देखिएगा भीम ऐप का ही अभी आप लोग प्रयोग भी करते होंगे आपको डिजिटली भुगतान करने के लिए। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? आरटीजीएस जो होता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। आरटीजीएस का फुल फॉर्म हो सकता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट होता है। निफ्ट का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। निफ्ट जो होता है इसका फुल फॉर्म जो होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्वेश्चन 39, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर का निर्धारण किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? अभी फिर से वही क्वेश्चन आ गया। सीआरआर आपको दिखिएगा, ठीक है ना, कैश रिजर्व रेशियो जो होता है, यानी कैश रिजर्व
रिजर्व रेशियो किस लिए रखा जाता है? बैंक जो रखते हैं सीआरआर जो पैसा आपको किस लिए रखते हैं भैया, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि बैंक मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। बैंक की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए सीआरआर होता है। सीआरआर करने का मतलब कि भाई सीआरआर अगर बढ़ा देता है आरबीआई तो आपको अन्य बैंकों को अपने पास ज्यादा कैश के रूप में पैसा रखना पड़ता है, जिससे मार्केट से पैसा कम, आपको मार्केट से पैसा आ जाता है, बैंक मार्केट में पैसा नहीं देता है, और उस तरीके से आपको महंगाई को कंट्रोल किया जाता है। बैंक को नगद आरक्षित अनुपात बढ़ाने को क्या कहा जाता है? बैंक जो होता है नगद आरक्षित अनुपात अगर बढ़ाता है तो मुद्रा आपूर्ति में कमी होता है। नगद आरक्षित वही कैश रिजर्व रेशियो जिसे सीआरआर कहा जाता है, वही हो गया आपका, सेम हो गया कैश रिजर्व रेशियो। कैश माने नगद होता है, रिजर्व रेशियो माने आरक्षित अनुपात होता है। तो मुद्रा आपूर्ति में कम करना है, मार्केट से पैसा क्या करना है आपको, बैंकों के पास अपना ज्यादा रखना है, इसलिए आपको वैल्यू जो मुद्रा का बढ़ जाता है, महंगाई घट जाता है। मुद्रा का अवमूलन क्या दर्शाता है? मुद्रा के मूल्य में कृत्रिम रूप से कमी, मुद्रा के मूल्य में कृत्रिम रूप से कमी हो जाता है, इससे मुद्रा का अवमूलन, अवमूलन मतलब होता ही है मुद्रा के वैल्यू का घटना। अब मुद्रा अवमूलन कब देखने को मिलता है? जब मुद्राएं जो होती है मार्केट में ज्यादा होती है, यानी पैसा मार्केट में खूबे है, हमारे पास भी 10 लाख है, तोरो पास भी 10 लाख है, पुकरो पास भी 10 लाख है, और सबको खरीदना है हीरो होंडा गाड़ी। तो हीरो होंडा गाड़ी तीनों लोग पहुंच गए खरीदने के लिए। अब क्या कहेगा हीरो होंडा वाला, देखेगा अरे ओकरो पास 10 लाख है, ओकरो पास 10 लाख, जो 2 लाख का गाड़ी मिलने वाला था कहेगा अब हम 4 लाख में देंगे, तो जो पैसा देगा 4 लाख देगा, 4 लाख दे दिया तो क्या हुआ, जो 2 लाख का गाड़ी था वो 4 लाख देना पड़ा, यानी कि कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ गया और पैसे का वैल्यू घट गया। तो यही जो होता है ये चीज मार्केट में देखने को मिलता है, उसे कहा जाता है अवमूलन। चलिए, बैंक खाता खोलने के लिए आवश्यक मान्यता प्राप्त पहचान पत्र कौन सा है? अभी के हिसाब से आधार कार्ड है। बैंक खाता खोलने के लिए अभी नेसेसरी क्या है? आधार कार्ड है, क्योंकि आधार कार्ड से ही आपको जोड़ दिया जाता है। चलिए, भुगतान बैंकों को किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? वित्तीय समावेशन के लिए। भुगतान बैंक माने पेमेंट बैंक का, जो आपको ऑनलाइन पेमेंट बैंक, एयरटेल हो गया, पेटीएम हो गया, अलग अलग जो पेपल हो गए, मतलब ये गूगल पे हो गए, ये सभी के सभी भुगतान बैंक के अंतर्गत आते हैं। और इनको क्यों भैया? वित्तीय समावेशन के लिए, अच्छे से आपको पेमेंट हो जाए। भारत में सबसे पहला भुगतान बैंक कौन सा था? एयरटेल पेमेंट बैंक था। एयरटेल ने अपना पेमेंट बैंक निकाला था, भारत का सबसे पहला भुगतान बैंक था। चलिए 40 देखते हैं। लघु वित्त बैंक किसे कहा जाता है? स्मॉल फाइनेंस बैंक का उद्देश्य क्या होता है? चलिए, ये होते हैं छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय को ऋण देना। यानी लघु वित्त बैंक का काम क्या होता है? स्मॉल फाइनेंस बैंक का काम क्या होता है? छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय को ऋण देना होता है। यानी इसका आपको लघु नाम से ही पता चल रहा है, स्मॉल फाइनेंस बैंक। कौन सा संगठन भुगतान प्रणाली का संचालन करता है? एनपीसीआई, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यही यूपीआई बनाया है, यही क्या बना है? यूपीआई। इसकी स्थापना 2008 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। यानी एनपीसीआई का, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भारत में एटीएम की शुरुआत कब हुआ था? सबसे पहले 1987 में एटीएम की शुरुआत हुआ था, ये भी याद रखिएगा, भारत में एटीएम। मुद्रा जमा करने के लिए प्रयुक्त मशीन को क्या कहते हैं? तो मुद्रा जमा करने वाले जो प्रयुक्त मशीन होते हैं उसे कहा जाता है कैश डिपोजिट मशीन। कैश डिपोजिट मशीन में आपका कैश डिपोजिट किया जाता है, जिसे सीडीएम कहा जाता है, सीडीएम। मुद्रा की मांग और आपूर्ति को संतुलित करने वाला संस्था कौन सा है? मांग और आपूर्ति, कितना आएगा डिमांड और कितना आपको पैसा छाप कर दिया जाएगा, वो आरबीआई करता है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर आपका इकोनॉमिक्स भी, बैंकिंग प्रणाली से बनने वाले क्वेश्चन, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो आपको करा दिया गया, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। टोटल आपको ध्यान में रखने की चीज है, टोटल आपको 110 क्वेश्चन है। हर दिन 100 क्वेश्चन नहीं, 110 क्वेश्चन होगा। हाँ ठीक ना, तो हर दिन 110 क्वेश्चन होने वाला है, 100 मत मानकर चलना। और 110 का एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पर 4 आपको वन लाइनर है, 4 प्लस होगा, कम नहीं होगा। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 110 है, बाकी वन लाइनर एक आपको 4 उसका एक्स्ट्रा है, आपको लिखा हुआ, जो बाकी एक्स्ट्रा अलग चीज है, ठीक ना। तो ये देखिएगा 4 प्लस ही देखने को मिलेगा, 4 से कम नहीं मिलेगा एक क्वेश्चन का। तो इस तरीके से आप मिला लीजिएगा, तो ये लगभग नहीं तो आपको देख लीजिएगा कि अच्छा खासा आपका क्वेश्चन हो जाएगा, 500 से ऊपर क्वेश्चन हो जाएगा। और 500 से ऊपर क्वेश्चन आप देख भी रहे हैं, लगभग 550 क्वेश्चन एक दिन में आप देखिएगा। ये लगभग 550 क्वेश्चन आप एक दिन में देखिएगा, ऑब्जेक्टिव वन लाइनर मिलाकर, ठीक ना। और इसको 2 टाइप से मैं आपको करा सकता हूं। अभी ये 10 क्वेश्चन करा लेता हूं, उसके बाद मैं बात करता हूं। रिटेन का कट ऑफ हुआ या आपका फिजिकल का कट ऑफ हुआ, उसके लिए आरटीआई लगाओ, 11 रुपया लगाओ, खुद से मेहनत करो, सब का तब पता चल जाएगा कि कट ऑफ क्या होता है। चलिए, भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगी मदर तेरेसा। और मदर तेरेसा को कब मिला था आपको नोबेल पुरस्कार? लगभग आपको 1979 के समय में मिला था ना।
सो मदर टेरेसा को 1979 में आपको आपको लगभग मिला था आपका ये नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के क्षेत्र में, और 1980 के दशक में मिला था, अभी इनको भारत रत्न में मिला था। ठीक, सो मदर टेरेसा को मिला था सबसे पहले भारत में नोबेल पुरस्कार। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। और महिला में सबसे पहला पूछे तो मैडम क्यूरी हो जाएंगे, वर्ल्ड लेवल पर महिला पूछे तो मैडम क्यूरी हो जाएंगी। भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला थी। कल्पना चावला जो है भारतीय मूल की जो है अंतरिक्ष यात्री सबसे पहली हो जाएगी। भारत की पहली महिला विदेश मंत्री जो थी वो सुषमा स्वराज थी, निधन हो चुका है इनका। सुषमा स्वराज भारत की पहली महिला विदेश मंत्री भी थी। आगे चलते हैं। भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? ये थी सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले जो हो जाएंगी ये भारत की पहली महिला शिक्षिका मानी जाती है। भारत की पहली महिला रेलवे मंत्री कौन थी? ममता बनर्जी। 1999 के करीब समय था, ममता बनर्जी को आपको रेल मंत्रालय दिया गया था। ठीक ना, क्या लालू यादव को नहीं एक वो स्टेटमेंट है रेल वाला, रेल मांगी थी तो रेल दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का नाम आपको बताना है, इसमें से कौन हो जाएंगे? तो फातिमा बीबी हो जाएंगे। फातिमा बीबी जो हो जाएंगी सुप्रीम कोर्ट की पहली एक मिनट सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा है, ये लीला सेठ हो जाएंगी। लीला सेठ जो हो जाएंगी हिमाचल प्रदेश और दिल्ली दोनों का आपको देखिएगा न्यायाधीश बनी है, जिसमें ये मुख्य न्यायाधीश भी बनी है लीला सेठ, और ये आपको हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बना हुआ है। हाँ, न्यायाधीश फातिमा बीबी जरूर बनी है सुप्रीम कोर्ट की, इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत की पहली महिला माउंट एवरेस्ट पर विजेता कौन बनी थी? तो बछेंद्री पाल बनी थी। माउंट एवरेस्ट 1984 में ये बछेंद्री पाल सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर जाकर झंडा गाड़ती है, महिला विजेता बनती है। भारत की पहली महिला सैन्य अधिकारी या 2 बार जो गई थी, 2 बार जो गई थी वो संतोष यादव थी। संतोष यादव 2 बार चढ़ने वाली, आपको ये भी याद हो जाएगा, याद रखिए। भारत की पहली महिला सैन्य अधिकारी यानी लड़ाकू पायलट कौन हो जाएगी? भावना कांत। भावना कांत जो हो जाएंगी आपको सबसे लड़ाकू विमान उड़ाने वाली यानी फाइटर वाली ये हो जाएंगी। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन हो जाएगी? अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर हो जाएंगी। और ये स्वास्थ्य मंत्रालय, किसको मंत्रालय मिला था? इनको स्वास्थ्य मंत्रालय मिला था, ये कैबिनेट मंत्री बनने वाली हो जाएंगी। चलिए, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री संयुक्त प्रांत की बनी थी, यानी कि यूपी के लगभग बनी थी, ये कौन बनी थी? सुचिता कृपलानी। और सरोजनी नायडू जो बनी थी राज्यपाल बनी थी। चलिए, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय संभालने वाली कौन हो जाएंगी? तो पहली महिला वित्त मंत्रालय संभालने वाली जो हो जाएंगी, यानी कि फाइनेंशियल आपको जो मंत्रालय है ये स्वतंत्र प्रभार से अगर देखा जाए तो अभी के जो वित्त मंत्री है वो हो जाएंगे। और अगर इससे पहले अगर देखा जाए यानी कि संभालने वाली मात्र पूछ रहा है, देखिए वित्त मंत्रालय संभालने वाली, कोष्टक में कुछ ना कुछ आपको जानकारी मिल जाएगा, तो ये इंदिरा गांधी हो जाएंगी। ध्यान में रखिएगा, ये स्वतंत्र प्रभार से अगर पूछे तो ये आपको हो जाएंगे। स्वतंत्र प्रभार मात्र मिला था आपको, किसको? आपको फाइनेंशियल के लिए, वित्त मंत्रालय के लिए मिला था निर्मला सीतारमण को, अभी हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको इंदिरा गांधी जो है अपने पास मंत्रालय रख चुकी हैं, जब ये प्रधानमंत्री बनी थी तो ये आपको इंदिरा गांधी तो पहली हो जाएंगी, और स्वतंत्र प्रभार से पूछे तो वो हो जाएंगे जी निर्मला सीतारमण, जो कि अभी भी आपको फाइनेंस मिनिस्टर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीएम भी, सबसे पहली महिला पीएम भी कौन हो जाएंगी? आपको इंदिरा गांधी हो जाएंगी। भारत की पहली महिला संगीतकार जिन्हें पद्म विभूषण मिला था, ये कौन हो जाएंगी? सबसे पहली महिला संगीतकार जो हो जाएंगे ये एम.एस. सुब्बलक्ष्मी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एम.एस. सुब्बलक्ष्मी हो जाएंगे। भारत की पहली महिला डीजीपी कौन हो जाएंगे? कंचन चौधरी और भट्टाचार्य, ये भारत की पहली महिला डीजीपी बनेंगे। आईपीएस में पूछे तो किरण बेदी हो जाएगी, अन्ना जार्ज आईएएस हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। भारत की पहली महिला एयर मार्शल कौन बनी थी? पद्मावती बंदोपाध्याय। एयर मार्शल बनने वाली भारत की पहली महिला जो हो जाएंगी पद्मावती बंदोपाध्याय हो जाएंगी। भारत की पहली महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कप्तान कौन की थी? संता रंगास्वामी। ये भारत की पहली महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कप्तान बनी थी, संता रंगास्वामी हो जाएंगे। ठीक ना। चलिए, भारत की महिला रक्षा मंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन हो जाएंगी आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन लगाइए तो आप लोग जल्दी। भारत की पहली महिला तो अगर अगर फाइनेंशियल पूछे तो निर्मला सीतारमण हो जाएगी। विदेश वाला भी मामला अगर देखा जाए तो सुषमा स्वराज हो जाएंगे। और क्या आपके पास, इनके पास कभी रक्षा मंत्रालय रहा है? चलिए बताइए कि भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? चलिए, कभी निर्मला सीतारमण के पास क्या रक्षा मंत्रालय रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निर्मला सीतारमण ही हो जाएंगी। 2017 में इन्हें नियुक्त किया गया था।
ये भी याद रखिएगा, रक्षा मंत्रालय एक बार इनको दिया जा चुका है। चलिए आगे चलते हैं। भारत की पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन हो जाएंगी? आशापूर्णा देवी हो जाएंगी, आराम से लगा लीजिएगा। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भारत में जन्मी कौन हो जाएंगी? कल्पना चावला हो जाएंगे। कल्पना चावला सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। भारत की पहली महिला पुरस्कार विजेता साहित्य अकादमी में कौन हो जाएगी? साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता सबसे पहले अमृता प्रीतम हो जाएगी, ठीक है ना। साहित्य अकादमी पुरस्कार यानी कि साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। भारत की पहली महिला जलपरी यानी तैराक कौन हो जाएंगी? आरती साहा, इंग्लिश चैनल पार करने वाली आरती साहा हो जाएंगी, सबसे आपको जलपरी कहा जाता है इन्हें, ठीक। भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन हो जाएंगे? तो भारत की पहली महिला जो चुनाव आयुक्त हो जाएंगे बीएस रामा देवी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बीएस रामा देवी हो जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। महिला चुनाव आयुक्त सबसे पहले आपको हो जाएंगे बीएस रामा देवी। प्रथम महिला एयरबेस पायलट कौन हो जाएंगे? दुर्गा बनर्जी हो जाएंगे। प्रथम महिला एयरबेस पायलट दुर्गा बनर्जी हो जाएंगे। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोरा हो जाएंगे। पुनीत अरोरा हो जाएंगे लेफ्टिनेंट जनरल। प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल पी बंदोपाध्याय हो जाएंगे। और प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन एयरलाइंस सुषमा चावला हो जाएंगी, ठीक। ये सभी के सभी आपको विविध है, आप लोग नहीं पढ़ते हो इसलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है ना। लूसेंट में लास्ट में दिया हुआ है। भारत की पहली महिला विदेश सचिव कौन थी? तो भारत की पहली महिला विदेश सचिव का आपको नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 लगाइए। तो भारत की पहली महिला विदेश सचिव जो थी ये थी चोकिला अय्यर। कौन थी? चोकिला अय्यर विदेश सचिव रह चुकी। सचिव बहुत बड़ा पोस्ट होता है, तो विदेश मंत्रालय का सचिव सेक्रेटरीट रह चुकी है। दक्षिणी पुष्प पर पहुंचने वाली प्रथम महिला, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला हो जाएंगी कौशल धर्मशक्तु। तो धर्मशक्तु बस याद रखिएगा, यानी रीना कौशल धर्मशक्तु दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला हो जाएगी भारत की। 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली कौन हो जाएंगी? बुला चौधरी। 7 बुला जो पानी में होता है, भूत जिसे बुला कहा जाता है, तो आप समझ सकते हो कि 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली महिला कौन हो जाएंगी? बुला चौधरी हो जाएंगे। राज्यसभा के लिए नामित होने वाली प्रथम महिला जो फिल्म अभिनेत्री हो जाएंगी नरगिस दत्त हो जाएंगी। राज्यसभा में नामित हुई थी फिल्म अभिनेत्री के तौर पर। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगी? रोजर मिलियन बैथू जो हो जाएंगी यूपीएससी की महिला अध्यक्ष हो जाएंगी सबसे पहले। भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन हो जाएंगी? भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता का आपको नाम बताना है, ये आपको लगाइए। तो ये हो जाएंगे कल्लम मरेश्वरी, 2002 में आपको जीती थी, ये याद रखिएगा। कल्लम मरेश्वरी हो जाएंगे, पहले आपको विजेता हो जाएंगे। कांस्य पदक जीती थी वेट लिफ्टिंग में, यानी कि वजन उठाने में कांस्य पदक जीती थी 2000 में। आप देखिएगा 2000 में। तो भारत की पहली महिला आपको ओलंपिक कांस्य विजेता हो जाएंगी आपको यही कल्लम मल्लेश्वरी। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान हो जाएंगी, 1236 से 1240 के बीच में प्रथम मुस्लिम शासिका हो जाएंगी। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव, लोकसभा की प्रथम महिला सचिव महासचिव हो जाएंगे स्नेहलता श्रीवास्तव हो जाएंगे। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर हो जाएंगे। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल हो जाएंगी सरोजनी नायडू। और भारतीय जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, भारतीय महिला प्रथम जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी वो भी हो जाएगी कौन? सरोजनी नायडू। वैसे तो एनी बेसेंट थी, लेकिन एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी ना। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर शतरंज कौन थी? तो भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर यानी शतरंज का मास्टर आपको देखिएगा ये थी कुनोरी हम्पू। तो ये कुनोरी हम्पू हो जाएंगे, यहां पर क्या हो जाएंगे? कुनोरी हम्पू जो हो जाएंगे ये मास्टर। और सबसे पहले जो शतरंज का आपको हो जाएंगे भारत में, जो आपको क्या हो जाएंगे? आपको मास्टर का ग्रैंड मास्टर हो जाएंगे वो था विश्वनाथ आनंद। ये भी याद रखिएगा, शतरंज का सबसे पहला अगर पूछे तो विश्वनाथ आनंद हो जाएंगे, और महिला में पूछे तो कुनोरी हम्पू। चलिए आगे चलते हैं। अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला मेहर मूसा। अंटार्कटिका यानी आपको अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला जो हो जाएंगे मेहर मूसा हो जाएंगे। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला मेरी लीला राम हो जाएंगी। और भारतीय सिनेमा में प्रथम अभिनेत्री देविका रानी रोरिक हो जाएगी, ये प्रथम अभिनेत्री हो जाएंगी। और राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयंती पटनायक हो जाएंगी। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जब किया गया था, बिहार पुलिस में पूछा भी गया था, पहली महिला आपको जयंती पटनायक हो जाएंगी। शतरंज में पहली महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन हो जाएंगी? तो फिर वही क्वेश्चन दे रहा है, तो शतरंज में पहली महिला आपको ग्रैंड मास्टर क्या हो जाएंगे? क्वेश्चन रिपीट कर गया। यही क्या हो जाएंगे? कुनोरी हम्पू हो जाएंगे, यहां पर आंसर आपको हो जाएगा। चलिए, ओलंपिक बैडमिंटन महिला में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला जो हो जाएगी, यानी कि ओलंपिक में रजत पदक जीती थी बैडमिंटन में, और बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आपको ये जीत गई थी गोल्ड मेडल, ये पीवी सिंधु थी। कौन थी भैया? पीवी सिंधु थी। पीवी सिंधु आपको कौन से खेलती है? बैडमिंटन खेलती है। ओलंपिक बैडमिंटन महिला में कांस्य पदक जीतने वाली जो हो जाएंगे भारतीय महिला साइना नेहवाल भी आपको कौन खेलती है? आपको बैडमिंटन खेलती है। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जो जीती थी, ये जीती थी आपको साक्षी मलिक।
साक्षी मलिक जीती थी, आपको महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला हो जाएंगे। WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम महिला। WTA टेनिस टूर्नामेंट जो होता है इसकी भारतीय महिला जो हो जाएंगी जो जीती थी, सानिया मिर्जा जीती थी, ठीक ना। आगे चलते, भारत की पहली महिला जिसे ऑस्कर पुरस्कार मिला था, तो भारत की पहली महिला जिसे भानु अथैया को मिला था, किनको मिला था? भानु अथैया को मिला था, यह भी याद रखिएगा। तो भानु अथैया को मिला था कॉस्ट्यूम डिजाइन जब किए थे, महात्मा गांधी वाला कॉस्ट्यूम डिजाइन, ये भानु अथैया को मिला था। कब मिला था? 1983 में मिला था भानु अथैया को। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? सी हो जाएगा, सी। ओलंपिक में मुक्केबाजी महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला हो जाएंगी, ये हो जाएंगे मेरी कॉम। मेरी कॉम जो हो जाएंगे ओलंपिक में, आपको देखिएगा ये कांस्य जो जीते के मुक्केबाजी में, हर एक चीज आपको अलग अलग दिया गया है खेल में। क्रिकेट में दोहरा शतक, बहुत वीआई क्वेश्चन है, मिताली राज हो जाएंगे कि क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला जो हो जाएंगे, ये आपको ये हो जाएंगे। ओलंपिक के जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में क्वालिफाई करने वाली कौन हो जाएंगे? दीपा कर्मकार हो जाएंगे, और जिम्नास्टिक में क्वालिफाई करने वाली, जिम्नास्टिक, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाले कौन हो जाएंगे? नीता अंबानी हो जाएंगी, पहली महिला जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आपको अध्यक्ष बनी है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन जो है, ये रहा आपका, आपको जो विविध आप लोग नहीं पढ़ते हो उससे संबंधित क्वेश्चन। एक बार वीडियो लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। और देखिए क्लास काफी लंबा हो जाएगा, आप लोग जान रहे हो कि 1.5 घंटा से प्रॉपर क्लास चल रहा है, ठीक। 10 क्वेश्चन और कराएंगे हम, और फिर उसके बाद क्लास आपको छोड़ देंगे, क्योंकि आधा क्वेश्चन आज लगभग 60 क्वेश्चन करा देते हैं, और 60 क्वेश्चन रात को, यानी सुबह शाम दोनों ये क्लास चलते रहेगा। इसमें सभी क्वेश्चन मिक्स किया गया है, ये एक भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा जिसे छोड़ा जाएगा। या तो आप चाह रहे हो तो रात को प्रीवियस ईयर रखते हैं और ये कल आधा क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक ना। हो सकेगा तो पार्ट 1 पार्ट 2 में करेंगे, क्योंकि एग्जाम से पहले 25 को मात्र कराना है क्लास, 25 को क्लास कराना है। तो 25 क्लास लगातार 3 घंटा तुम लोग भी बैठोगे, बउआ जाओगे, लगातार 3 घंटा हम भी कराएंगे, बउआ जाएंगे, ठीक ना। तो बेस्ट यही होगा कि लगातार ना करते हुए इसे 2 भाग में कर लेते हैं। आज हम लोग देख लेते हैं 60 तक, और कल सुबह 50 क्वेश्चन देख लेंगे। रात को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रात के 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देखेंगे, क्योंकि क्लास भी रहता है, आप लोगों का भी, हमारा भी क्लास रहता है, क्लास कराना पड़ता है। तो आज पार्ट 1 देख लेते हैं, कल पार्ट 2 देख लेंगे, जो कि साइंस का क्वेश्चन होगा, और जो भी आपका बचा हुआ क्वेश्चन होगा वो सब आपका होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी, फ्रांस की क्रांति हुई थी 1989 में। देखो फ्रांस की क्रांति के शुरुआत होने के पीछे जो कारण होता है ना, वो होता है तानाशाही, यानी निरंकुश शासन, राजा का निरंकुश शासन होता है। फ्रांस के राजा जो थे वो आपको बहुत धनिक हुआ करते थे, और पादरी का सहयोग मिला करता था। पादरी माने जो ईसाई धर्म के जो आपको होते हैं पुजारी, उन्हें पादरी कहा जाता है। और वो लोग होते थे ईसाई धर्म, यानी फर्स्ट वर्ग और सेकेंड वर्ग कहा जाता था। फर्स्ट वर्ग पादरी वर्ग को कहा जाता था, और कुलीन वर्ग को सेकेंड वर्ग कहा जाता था। थर्ड वर्ग मजदूर वर्ग हो जाएंगे, किसान वर्ग हो जाएंगे, यानी कि गरीब हो जाएंगे। ये तीनों वर्ग के बीच में कलह स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट वर्ग के पास और सेकंड वर्ग, यानी कि पादरी और कुलीन वर्ग यानी धनी वर्ग के पास सबसे ज्यादा जमीन था, लेकिन ये टैक्स में कम पैसा दिया करते थे। जमीन इनके पास था, मजा ये लेते थे, लेकिन पैसा कम देते थे। और राजा भी तनाशाह हो चुका था, राजा खाली अय्याशी में पैसा उड़ाया करता था, जंग में पैसा उड़ाया करता था, आपको महलों पर पैसा खर्चा किया करता था। इसलिए लोग यहां पर क्या कर दिए, फ्रांस में आपको किए कि भैया राजाशाही यहां से हटाओ, यहां पर आएगा लोकतंत्र, गणराज्य बनेगा, यहाँ का राष्ट्र जो प्रमुख होंगे वो आपको चुन कर आएंगे। तो पहला गणराज्य बनने वाला आपको जो स्टार्ट हुआ था है, ये कहां पर होता है? फ्रांस में होता है, ठीक ना। ये कब होता है? 1789 में आपको देखने को मिलता है फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस की क्रांति से संबंधित एक एक क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हर एक वर्ल्ड हिस्ट्री का चैप्टर हम खत्म करेंगे आपका 25 के 25 क्लास, मात्र 25 क्लास, आपका 70 क्वेश्चन प्लस फिक्स। 25 क्लास 70 प्लस क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है। अगर इस क्लास को बढ़िया से घोट जा रहे हो, पी जा रहे हो, 2 पार्ट में आएगा, हर एक क्लास को 2 पार्ट में हम रख देंगे, क्योंकि 1.5 घंटा 4 घंटा क्लास आपको चलेगा तो नहीं कर पाओगे, लेकिन 1.5 घंटा का क्लास आराम से कर लोगे। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। ये हम लोगों ने कहा लिया है? प्रस्तावना में, हम लोगों ने प्रेम्बल में अपना रखा है। प्रस्तावना में हम लोगों ने स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व के नारा कहां से लिया है? फ्रांस की क्रांति 1789 से लिया है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। ये इसका मुख्य नारा था फ्रांस के। नेपोलियन बोनापार्ट का पतन और कहां हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट का पतन, यानी कि वो युद्ध हार गया था, और वाटरलू के युद्ध में ये हार गया था, और उसे निर्वासित कर दिया गया 1815 में। तो वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 में हुआ था, और यही नेपोलियन बोनापार्ट का पतन का कारण बना था। ये युद्ध जो हुआ था, इसमें ये नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है। फ्रांसीसी क्रांति सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो फ्रांस के क्रांति के चित्रकार जो किए थे, ये थे जेम्स लुई डेविड। जेम्स लुई डेविड जो हो जाएंगे, ये सबसे बड़े चित्रकार के नाम में आते हैं फ्रांस की क्रांति के समय में। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? सामाजिक असमानता, कर व्यवस्था। कर आपको किसानों पर, मजदूरों पर, गरीब लोगों पर आपको वहां के राजा थोपे जा रहे थे पादरी के कहने के आपको का कारण, और जमीन उन लोगों के पास कम था, लेकिन कर ज्यादा दिया करते थे। इसलिए देखिएगा असमानता बहुत ज्यादा आ चुका था, भूखमरी की स्थिति आ चुका था, इसलिए वहां के लोगों ने यह विद्रोह कर दिया फ्रांस की क्रांति में। फ्रांस की क्रांति का मुख्य नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। क्या नारा था भैया? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जो है फ्रांस की क्रांति का मुख्य नारा था। फ्रांस की क्रांति के समय सबसे प्रभावशाली नेता कौन था? रोबेस्पियर।
माफ करना 1792-93 में आप देखोगे, 1793-94 आप लिखो, ये रोबेस्पियर का काल कहा जाता है, आतंक का राज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आतंक का राज। रोबेस्पियर तो शुरू में क्या कहता है कि हम लोकतंत्र के यानी गणतंत्र के सबसे बड़ा आपको समर्थक हो जाएंगे, लेकिन यही रोबेस्पियर जब अपने हाथ में लेता है सत्ता, इसके हाथ में जब बल आता है, ये जिलेटिन पर चढ़ाने शुरू कर देता है, यानी ये एक ऐसा कानून बनाता है जिसे कहा जाता है देशद्रोही कानून। देशद्रोह कानून मतलब कि अगर आपने फ्रांस की क्रांति में साथ नहीं दिया, आपने फ्रांस के लोगों का साथ नहीं दिया और आपको यह सिद्ध कर दिया जाता है कि आप देशद्रोह है, तो उसको एक जिलेटिन हुआ करता था, ये इस तरीके से बनाया जाता था, इस तरीके से हुआ करता था, जिलेटिन जो हुआ करता था इस तरीके से हुआ करता था। इसमें क्या लगाया हुआ करते थे, ये इस बीच में ऐसे हुआ करता था, देखो ये जिलेटिन इस तरीके से हुआ करता था। इसमें आपको डोरा ले बंधा रहता था और इसको ऊपर खींचा जाता था, यहाँ पर गर्दन को आपको रखा जाता था और यही जो होता है जिलेटिन चोक एकदम होता था, इसे गर्दन पर गिरा दिया जाता था, लोग मर जाते थे, गर्दन कटकर अलग हो जाता था। ये कौन किए थे? रोबेस्पियर। इसे आतंक काल कहा जाता है क्योंकि इसी समय 30,000 से भी अधिक लोग जो है देशद्रोह के आपको आधार पर इन्हें आपको मारा गया है। और बाद में देखिएगा रोबेस्पियर का भी अंत इसी तरीके से होता है। कहा जाता है ना कि अंत आपका भी वैसा ही होगा जैसा आप शुरुआत किए हो, तो इसका भी अंत किया जाता है, इस पर भी देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है और इसको भी इसी तरीके से जिलेटिन से मारकर खत्म किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। फ्रांस की क्रांति के बाद किस नेता को सत्ता संभाली? तो फ्रांस के बाद आपको नेपोलियन बोनापार्ट आपको सत्ता संभालता है। यह भी लोकतंत्र और आपको गणतंत्र बहाल करने के लिए आता है, लेकिन बाद में अपना राजतंत्र ही यहां पर बना देता है, ठीक है ना, अपने को शासक घोषित कर देता है। जनरल स्टेटस क्या थे? जनरल स्टेटस यह है कि फ्रांस के पारंपरिक संसद का नाम था। फ्रांस के पारंपरिक जो संसद हुआ करते थे उसे कहा जाता था जनरल स्टेटस। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बना संविधान कब लागू हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था 1789 में हुआ था, संविधान बनकर आपको 1791 में लागू हो गया था। तीसरा स्टेटस में कौन थे? ये क्वेश्चन पूछता है, तीसरा स्टेट्स कौन थे भैया? तीसरा स्टेट जो यानी तीसरे में आपको कौन आते थे? तो ये आते थे आम जनता, यानी किसान, व्यापारी, श्रमिक वर्ग जो आते थे, जो टैक्स ज्यादा दिया करते थे। ये क्या करते थे? टैक्स ज्यादा दिया करते थे। बेचारे के पास लैंड भी कम हुआ करता था, भूमि भी कम हुआ करता था और ये ज्यादा सबसे ज्यादा परेशान यही लोग थे और यही लोग विद्रोह करते हैं। पादरी और कुलीन वर्ग जो है, पादरी फर्स्ट वर्ग के अंतर्गत आता है, सबसे ज्यादा अय्याश वर्ग ये हो जाता है उस समय का, और सेकेंड वर्ग कुलीन, राजा महाराजा, राजकुमार, ये आपको आ जाते हैं सेकेंड वर्ग, और बड़े बड़े जमींदार आ जाते हैं, ठीक ना। इन्हीं के खिलाफ में आपको विद्रोह होता है, श्रमिक वर्ग जो करता है, यानी आपको तीसरा स्टेट करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। चलिए, फ्रांस की क्रांति के समय शासन किस प्रकार का था? तो निरंकुश राजतंत्र था। एक तो राजतंत्र था ही, निरंकुश भी था, यानी जो मनसू आ रहा था वही कर रहा था, किसी का बात नहीं मान रहा था, ठीक ना। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, ये देखिएगा फ्रांस क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये देखने को मिलता है कि हर एक मैन का क्या होगा, कुछ ना कुछ राइट्स होगा। ये क्रांति में घोषित किया जाता है। कब भैया? फ्रांस की क्रांति में ये साइन कराया जाता है, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन। ये आपको जो साइन कराया जाता है ये आपको फ्रांस की क्रांति में कराया जाता है। फ्रांस की क्रांति का कौन सा वर्ग सबसे अधिक सक्रिय था? तीसरा वर्ग। थर्ड स्टेट, ये स्टेट जिसे कहा जाता है, स्टेट्स कहा जाता है। तीसरा वर्ग जैसे किसान, मजदूर, जो आपको गरीब वर्ग थे, ये सबसे ज्यादा सक्रिय, यही सबसे ज्यादा भाग लेते हैं, सबसे ज्यादा ये देखने को मिलते हैं। फ्रांस की क्रांति के दौरान किस रानी को फांसी दे दी गई? ये कहा जाता था कि रानी जो थी ना, ये इतना बड़ा बदमाश थी, इतना बड़ा बदमाश के साथ साथ देखोगे इतना बड़ा अय्याश थी ये कि ये खाली महल बनवाती थी, अलग अलग ढंग से कपड़ा बनवाती थी, मतलब खाने पीने पर खूब पैसा खर्चा करती थी, और इसलिए ये देखिएगा इसे भी राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है और मेरियो एंटोनेट को क्या कर दिया जाता है? काम खत्म कर दिया जाता है, फांसी दे दिया जाता है। ये आपको रानी थी। राजा को भी, लुई सोलहवां को भी फांसी दिया जाता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। बेस्टिल किला जो है ये हमला किया जाता है, बेस्टिल पर किला पर हमला किया जाता है और फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किया जाता है, क्योंकि बेस्टिल का किला क्या माना जाता है? जैसे होता है ना कि भाई बहुत से स्वतंत्रता सेनानी को ले जाकर एक आपको किले में बंद कर देना, यानी जेल में बंद कर देना, तो बेस्टिल का किला सबसे पहले थर्ड वर्ग वाले लोग तोड़ते हैं, यानी कि आते हैं गरीब वाले, कुलीन वर्ग, मजदूर वर्ग जो होते हैं, मजदूर वर्ग जो थी तीसरे स्टेट वाले लोग आते हैं और क्रांति की शुरुआत करते समय बेस्टिल किला सबसे पहले तोड़ते हैं और वहां से रिहा कर देते हैं जो भी उनमें बंद किए गए थे, जो भी आपको बंद किए गए व्यक्ति थे उन्हें रिहा कर दिया जाता है। तो इसलिए आप देखिएगा फ्रांस जो होता है 14 जुलाई को अपना क्रांति दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो 14 जुलाई आपको 1789 को यह चीज देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। डेट पूछ सकता है आप लोगों को। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस घटना से हुई थी? तो बेस्टिल के किले पर जनता द्वारा आक्रमण, 14 जुलाई 1789। इसलिए 14 जुलाई को क्या मनाया जाता है? फ्रांसीसी क्रांति डे मनाया जाता है, फ्रांसीसी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? लुई सोलहवां था। आपसे क्वेश्चन पूछता है लुई सोलहवां, ये फ्रांस के क्रांति के समय आपके दरोगा में बिहार पुलिस में भर भर कर क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। लुई सोलहवां का शासनकाल था, ये याद रखिएगा। यानी वहां के राजा को लुई शुरू में टाइटल लगाया करते थे और इसी राजतंत्र को खत्म करने के लिए फ्रांस की क्रांति हुआ था। और लुई सोलहवां से ज्यादा आपको जो खतरनाक था वो लुई 14वां था। सबसे खतरनाक कहता था हम ही राज्य है और हमारे द्वारा बोला हुआ ही बात जो है शासन है, तो वो लुई सोलहवां सबसे खतरनाक हुआ
करता था, यह भी याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो यही था आपका लुई सोलहवां था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति के समय लुई सोलहवां था। फ्रांस की क्रांति किस वर्ग के खिलाफ हुई थी? तो पादरी और अभिजात वर्ग, यानी फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कौन स्टेट में आता है, तो याद रखिएगा फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के खिलाफ थर्ड स्टेट ने आपको ये किया था, क्रांति की शुरुआत किया था। ठीक, टेनिस कोर्ट शपथ किससे संबंधित है? ये भी फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। टेनिस कोर्ट में आपको शपथ लोग लेते हैं फ्रांस क्रांति करने के लिए, तो ये जो है आपको उसी से संबंधित है। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर किस संस्था से जुड़ा था? तो ये कहा जाता है ना कि भारत में भी देखिएगा कि मैसूर वाला देखिएगा जो युद्ध होता है, यानी कि जो आपको देखिएगा ये क्या टीपू सुल्तान होता है, टीपू सुल्तान किस संस्था से जुड़ा होता है? जैकोबियन क्लब का सदस्य होता है। यह जैकोबियन क्लब लोगों पढ़े लिखे लोगों का क्लब था और इसमें यह माना जाता था कि ये क्लब के लोग ही क्या किए थे, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय जाता है, क्योंकि इसमें पढ़े लिखे लोग थे और राजा के खिलाफ सबसे पहले ये आपको लोकतंत्र बहाल करने के लिए बोलते हैं। तो जैकोबियन क्लब सब आपको देखिएगा, ये आपको रोबेस्पियर भी इसका सदस्य हुआ करता था। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द एंड सिटीजन, ये क्या किया गया था? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, यानी मानव के लिए जो अधिकार के लिए पत्र जो साइन किया गया था, यह कब किया गया था, यानी किस डेट में किया गया था? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आपका आसान क्वेश्चन है, मात्र 25। आप देखिएगा टॉपिक में आपका 25 क्लास में सारा का सारा आपका बिहार पुलिस फाड़ दिएगा। 1789 में ये किया गया था, यानी अगस्त 1789 में देखने को मिलता है। आतंक का शासक, रीजन ऑफ टेरर, यानी आतंक का शासक ये था कि यहां पर 30,000 से अधिक लोग, यानी 30,000 प्लस लोग जो होंगे जिलेटिन द्वारा मार दिए गए, यानी कि 30,000 से अधिक लोग जो है ये क्या कहकर देशद्रोही, क्या कहकर तुम फ्रांस के क्रांति में साथ नहीं दे रहे हो, क्या कहकर तुम राजा के आपको सबसे बड़ा गुलाम हो, तुम राजा का चमचा हो, क्या कहकर विदेशों का तुम चमचागिरी कर रहे हो, इस हिसाब से आपको देखोगे जिलेटिन पर सुता सुता कर मार दिया गया। 1793-1794 को आतंक का शासन कहा जाता है और रोबेस्पियर इस समय आपको शासन में था, उसके हाथ में सत्ता था, इसलिए उसे कहा जाता है आतंक शासन का, आपका मतलब उस समय का वो माना जाता है। रोबेस्पियर की मृत्यु कब हुआ था? 1794 में, और इसको भी गिलोटिन या जिलोटिन पर आपको सुताकर निपटा दिया गया था। गिलोटिन ये जो था ये आपको ऊपर से गिरता था, मुंडी अलग कर देता था, ये आपको इसको भी काम खत्म कर दिया गया। फ्रांस की क्रांति के समय किसने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन लिखा था? यानी महिलाओं के लिए जो आपको मिलना चाहिए, महिलाओं के लिए भी तो स्थिति बनना चाहिए ना सही तरीके से, तो महिलाओं के लिए जो अधिकार मिलना चाहिए, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन, ये दिया गया था ओलंपिक डी गुंज द्वारा। ओलंपिक डी गुंज द्वारा दिया गया था। लेकिन ये स्थिति देखिए, भारत में आजादी के बाद महिलाओं को वोट के राइट मिल जाता है। 1946 में देखिएगा फ्रांस में महिलाओं को वोट का राइट मिलता है। कब मिलता है? 1946 में, ठीक ना। यानी भारत की आजादी से कुछ कल पहले आपको फ्रांस में मिलता है, यानी वो यूरोपीय कंट्री, बहुत से यूरोपीय कंट्री है जो महिलाओं को वोटिंग राइट अभी बाद में जाकर दिए हुए हैं, पहले नहीं दिए थे। नेपोलियन फ्रांस में कौन सा कानून लागू किया था? नेपोलियन संहिता। कहा जाता है कि पहला ये कोड होगा संविधान के तौर पर लागू किया गया था। नेपोलियन संहिता जो लागू किया गया था नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा लागू किया गया था। लुई सोलहवां का मृत्युदंड कब दिया गया? यानी लुई सोलहवां को कब आपको फांसी पर चढ़ा दिया गया? यह आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लुई सोलहवां को 1793 में फांसी के साथ आपको चढ़ा दिया गया, इसको भी मार दिया गया। ठीक, इसके रानी को तो मारा ही गया। बस्तिल किला किसका प्रतीक था? तो राजा के निरंकुश सत्ता का, क्योंकि राजा के खिलाफ जो भी बोलता था यही बस्तिल वाला में आपको भेज दिया जाता था, और यहीं पर 14 जुलाई 1789 में सबसे पहले बस्तिल किला को तोड़ा जाता है और यहां से लोगों को निकाला जाता है। ठीक, फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर भारत में समान क्रांति का प्रयास किए थे कौन भैया? सम्मान क्रांति का जो प्रयास किया गया था यह किसके द्वारा किया गया था? भारत में फ्रांसीसी क्रांति की जैसा ही यह राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय आपको यह किए थे, भारत के पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं। फ्रांस की क्रांति के दौरान किस एक नए कैलेंडर की शुरुआत हुई थी? इसे कहा जाता है क्रांतिकारी कैलेंडर। तो रेवोल्यूशनरी कैलेंडर की शुरुआत कब हुआ था? फ्रांस क्रांति के दौरान ही हुआ था। क्रांतिकारी कैलेंडर की शुरुआत हुआ था। क्रांति होता है कि एक समय में परिवर्तन कर देना पूरी तरीका से। क्रांति माने जो शासन चल रहा है उसको पूरी तरीका से परिवर्तन कर देना, उसे कहा जाता है क्रांति। ठीक ना। चलिए, फ्रांस की क्रांति को किस युग की शुरुआत माना जाता है? आधुनिक युग। बहुत से इतिहासकार जो है ये माने हैं कि फ्रांस की क्रांति जो है ये पूरे विश्व के आधुनिक युग की शुरुआत करता है, और बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि जो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुआ था वो भी शुरुआत के कारण होता है आधुनिक काल का। फ्रांस के क्रांति के दौरान सबसे प्रभावशाली राजनीतिक क्लब कौन था? तो सबसे अधिक राजनीतिक क्लब जो तो प्रभावशाली था वो था जैकोबियन क्लब। ठीक, कौन था क्लब था? जैकोबियन क्लब था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेपोलियन का सबसे प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था? तो नेपोलियन का सबसे प्रसिद्ध युद्ध है वाटरलू का युद्ध, जिसमें वो हार जाता है और उसे निर्वासित कर दिया जाता है, कुछ दिन बाद वो मर जाता है। ठीक, ये होता है वाटरलू का युद्ध 1815 में, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है। क्रांति से पूर्व कौन सा वर्ग फ्रांस के सबसे अधिक करदाता था? यानी टैक्स अधिक देता था, लेकिन मजा कौन लेता था? सेकंड और आपको फर्स्ट वर्ग के लोग लेते थे। तो ये तीसरे वर्ग के यानी किसान, मजदूर, गरीब वर्ग तो थे, ये सबसे अधिक टैक्स देते थे और इनके
पास जमीन भी बहुत कम हुआ करता था, लेकिन टैक्स सबसे अधिक इन्हीं के पास लिया जाता था। जैकोबियन क्लब का लक्ष्य क्या था? तो ये गणराज्य की स्थापना और समानता सुनिश्चित करना। जैकोबियन क्लब क्या हुआ करता था? गणराज्य यानी रिपब्लिक, यानी राष्ट्राध्यक्ष को हटाना, चुने हुए राष्ट्राध्यक्ष लाना और आपको समानता सुनिश्चित करना। ठीक। गिलोटिन क्या था? मृत्युदंड देने की एक मशीन था। मशीनवा जो मैंने नहीं बताया आपको, इस तरीके से हुआ करता था, इस तरीके से हुआ करता था। इसमें ऊपर से डोरी बंधल रहता था, यहाँ पर लटकेले रहता था, ऊपर आपको देखिएगा बांध कर, और यहाँ पर मुंडी को आपको एक लकड़ी था उसमें आपको ऐसे लटकाया जाता था, और ये जो था ये चोक हुआ करता था, काफी ज्यादा धारीदार। इसको यही आपको मुंडी पर गिरा दिया जाता था, मुंडी कटकर अलग हो जाता था। ठीक। इसे क्या कहा जाता है? इसे आपको जिलेटिन कहा, गिलोटिन कहा जाता है, माफ करना, गिलोटिन कहा जाता है। ठीक। मृत्युदंड देने की एक मशीन है गिलोटिन। चलिए आगे चलते हैं। फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस के किस रूप में घोषित हुआ? तो फ्रांस की क्रांति हुआ भाई, और फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष अब नहीं होंगे राजा, राजा नहीं होंगे, चुनकर आएंगे भैया, चुनाव होगा, चुनकर आएंगे, और हम लोगों ने भी वहीं से आपको ये प्रक्रिया अपनाया है। तो उसके बाद इनको क्या घोषित कर दिया जाता है? गणराज्य। भाई रिपब्लिक भारत भी है क्या? ब्रिटेन रिपब्लिक है? नहीं है, ब्रिटेन में आज भी राजतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र अलग हुआ। लोकतंत्र हुआ लोगों द्वारा चुना हुआ शासन करना, और गणराज्य अलग हुआ। रिपब्लिक हुआ कि जो आपका राष्ट्राध्यक्ष होंगे, जो प्रथम व्यक्ति होंगे जिनके नामों से काम किया जाएगा, वो चुनकर तब उसे गणराज्य कहा जाता है। जब पैतृक होते हैं तो उन्हें आपको क्या कहा जाता है? उसे आपको राज्य के शासन कहा जाता है, यानी राजतंत्र कहा जाता है। ठीक। इसके आंसर याद रखिएगा, गणराज्य हो जाएगा। भारत भी एक गणराज्य है, और ये गणराज्य हम लोगों ने कहां से लिया है? ये फ्रांस से ही हम लोगों ने भी अपना गणराज्य वाला प्रावधान अपनाया है। लीडर ऑफ थर्ड स्टेट में प्रमुख कौन थे? तो लीडर ऑफ थर्ड स्टेट यानी थर्ड स्टेट के लीडर में कौन कौन आपको प्रमुख थे? एक मिराबो था, एक अब्बोसियोस था। ये दो आपको प्रमुख लीडर माने जाते हैं थर्ड स्टेट का। फ्रांस की क्रांति ने किस वैश्विक विचार पर बल दिया था? राष्ट्रीयता और नागरिक अधिकार। याद रखिएगा, फ्रांस की क्रांति ही आपको क्या लाता है? राष्ट्रीयता की भावना उजागर करता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी क्रांति जो है उस समय से राष्ट्रीयता की भावना हर एक आपको प्रांतों में आपको देखिएगा राष्ट्रों में देखने को मिलती है? तो यही आपको राष्ट्रीयता की भावना फ्रांस की क्रांति, और नागरिक अधिकार की बात जब करता है वो भी फ्रांस की आपको क्रांति ही करता है। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्रांति के दौरान फ्रांस में कितने भागों में बांटा गया था? तो क्रांति के दौरान फ्रांस को टोटल 83 प्रशासनिक विभागों में बांट दिया गया था। बस्तिल दिवस यानी 14 जुलाई को किस रूप में मनाया जाता है? तो फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल डे ऑफ फ्रांस। जैसे हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं ना, वैसे फ्रांस जो है बस्तिल डे को 14 जुलाई 1789 को जो आपको बस्तिल का किला तोड़ा गया था, उसको स्वतंत्रता का प्रतीक मानता है। फ्रांस की क्रांति की प्रेरणा किस क्रांति से मानी जाती है? तो फ्रांस की क्रांति जो लिया गया था, वो प्रेरणा जो लिया गया था अमेरिकन क्रांति से लिया गया था। यानी सबसे पहले अमेरिकन क्रांति होता है, उसके बाद आपको देखने को मिलता है फ्रांस की क्रांति। तो अमेरिकन क्रांति में भी क्या होता है? संविधान बहाल होता है, इंग्लैंड को बाहर किया जाता है, लोकतांत्रिक शासन देखने को मिलता है। फ्रांस की क्रांति के बाद किस संस्था ने संविधान तैयार किया था? तो नेशनल असेंबली। 1791 में संविधान लागू भी हो गया था, नेशनल असेंबली में आपको फ्रांस के आपको बनाया था। फ्रांसीसी क्रांति से पहले कौन सा वर्ग कर मुक्त था? यानी कर नहीं दिया करता था, कर ये नहीं दिया करता था, सबसे ज्यादा जमीन होने तक के बाद भी या यासी की जिंदगी करता था। पहला वर्ग था और दूसरा वर्ग था, यानी पादरी और कुलीन वर्ग, ये दोनों वर्ग आपको कर नहीं दिया करते थे। ठीक। बुर्जुआ वर्ग जो हम लोग पढ़ते हैं, बुर्जुआ वर्ग माने क्या होता है? संपन्न व्यापारी वर्ग। बुर्जुआ वर्ग कौन होते हैं? संपन्न व्यापारी वर्ग होते हैं। नेपोलियन का जन्म हुआ था कहां पर? कोर्सिका द्वीप में हुआ था, कोर्सिका द्वीप में नेपोलियन का जन्म हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। चलिए, तो यहां पर आपका टोटल का टोटल खत्म होता है। अब हम लोग कल साइंस के क्वेश्चन, बचा हुआ क्वेश्चन, बिहार स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे। आपको कल देखेंगे, इसका सेकेंड पार्ट कल देखेंगे, क्योंकि देखो लंबा क्लास हो जाएगा, 2 घंटा आदमी क्लास कराएगा। 57 फिर से देखिए क्या मामला है भाई। लुईस सुलावा को कब मृत्युदंड दिया गया था? ठीक तो है। पेरिस में आपको देखिएगा 1793 में दिया गया था। 1793 ही तो बताए हैं ना जी, 1793 में इनको मृत्युदंड दिया गया, फांसी दिया गया था। 21 जनवरी 1793 में इनको फांसी दिया गया था। पेरिस राजधानी पड़ता है फ्रांस के, वहां पर इनको फांसी दिया गया था। ठीक। क्या दिक्कत है? रात में प्रीवियस ईयर, दिन में ये ईयर, कल तैयार रहना,
9 बजे हर दिन हर तरीके से फाड़ दिया जाएगा एकदम। मैंने क्या बोला है तुम लोगों को बउआ नुनुआ, मात्र तुम लोग 25 क्लास ले लो, फिर मेरा विश्वास मानो 70 क्वेश्चन % यहां से देखने को मिलेगा। 25 क्लास मैंने, समझ रहे हो तुम लोग, एक क्लास में टोटल आपको लगभग 550 क्वेश्चन, 25 क्लास जोड़ लो, लगभग तुम्हारा 12 से 13 हजार क्वेश्चन को एक बार में आपको नजर से गुजार देंगे। ये 50 दिन के अंदर आपका क्लास पूरा हो जाएगा, यानी एग्जाम से पहले ये क्लास पूरा हो जाएगा। एकमात्र क्लास जहां पर जीके जीएस आपका मजबूत हो जाएगा। हर एक टॉपिक को छूने की कोशिश किया जा रहा है, यानी 9th और 10th का हर एक टॉपिक को मैं टच कर रहा हूं। आज फ्रांस के क्रांति हुआ है, फिर कल के बाद आप देखिएगा परसों फिर अमेरिकन क्रांति होगा, यानी अलग अलग क्रांति से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, वर्ल्ड वार से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, और एक एक चैप्टर को तो 2-2 बार 3-3 बार हम लोग रिवीजन भी कर देंगे। तो वीडियो को लाइक भी कर देना। रात के 9 बजे होता है, रात के 9 बजे प्रीवियस ईयर होता है। एनआईटी घाट पर ओपन टेस्ट होगा। अभी देखो, अभी कुछ नोट्स बनाने में बिजी हैं, कुछ काम में ज्यादा आदमी बिजी हो गया, इसलिए ओपन टेस्ट बंद कर रखे हैं, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हो कि एग्जाम डेट भी आपको लगभग कपार पर है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कुछ नोट्स आप लोगों को मिल जाए, कुछ पढ़ने के लिए चीज मिल जाए जिससे आप पढ़कर रिविजन कर एग्जाम निकाल सकते हो। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं, इसलिए आपको ये चीज देखने को मिलता है, ठीक। पीडीएफ अभी नहीं मिलेगा, पीडीएफ आप लोग क्लास कर लेने के बाद, सब क्लास खत्म कीजिए, पीडीएफ उसके बाद कंपाइल कर दिया जाएगा आपका, अभी नहीं, ठीक ना। चलिए मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। कल आपको 9 बजे आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको होने वाला है। मस्त मस्त क्वेश्चन है। आप कहोगे कि सर जी ये तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड के बुक का एकदम निचोड़ हो जाएगा। एकदम निचोड़ है, क्योंकि हर बुक को पढ़कर मैं क्वेश्चन बना रहा हूं। आप देखिएगा साइंस का भी जब क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो आप देखिएगा 9th क्लास 10th क्लास सब क्वेश्चन को पढ़कर आपको बनाया गया है। यानी ये सौर मंडल से संबंधित क्वेश्चन है, जो एक क्वेश्चन आपका आता है ब्रह्मांड और सौर मंडल से संबंधित। ये आपको ज्योग्राफी का 2 चैप्टर खत्म हो रहा है, हिस्ट्री का 2 चैप्टर एक दिन में खत्म हो रहा है, वर्ल्ड हिस्ट्री और आपको मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो फिर से हिस्ट्री का आपको कोई और चैप्टर आ जाएगा। यानी हर तरीके से हम लोग फाड़ रहे हैं, और पॉलिटी भी, इकोनॉमी भी, सब चीज देख रहे हैं, और 2-2 बार 3-3 बार देखकर खत्म कर दिया जाएगा, रिवीजन भी, और एक आपका जो ये सीरीज आपका एग्जाम निकलवा देगा, ठीक। तो बढ़िया तरीका से बस तैयारी करते रहिए। ऐप पर फुल मॉक टेस्ट आपको चलता है, ऐप पर फुल मॉक टेस्ट आपको चलता है, ऐप पर आपको जो है सर क्लास लेते हैं वो भी चलता है, हम भी क्लास जब लेंगे वो ऐप पर आपको चलेगा, ठीक ना। जब ड्राइवर का भर्ती आ जाएगा आपको बताया जाएगा। रात में 9 बजे प्रीवियस ईयर का क्लास चलता है। चलिए मैं अब चलता हूं, क्योंकि हमारा भी समय हो चुका है। अब सुबह से आदमी कुछ खाया नहीं है, अब समझ रहे हो कि नाश्ता भी नहीं किया है, तो आप लोग भी जाइए, खाइए पीजिए, आराम कीजिए। कल मिलते हैं 9 बजे, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, जय हिंद।